बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं सबसे पहले उन पर नज़र डालें तो आगाज़ होगा फ़लस्तीनियों से नाज़रीन यकजहती के लिए गुज़िश्ता रोज़ तमाम सियासी जमातों की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI की तरफ से वो PTI जो कि रियासत मदीना के बनाने की दावेदार थी, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। मुल्तान में खेले जाने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है और सूरज आंखें दिखाना कब बंद करेगा इस पर भी बात करेंगे। सर्दी कब आएगी ये भी बताएंगे। और 20 साल की उम्र में मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीतने वाली वर्दा मुनीब आज हमारे साथ होंगी मेहमान। जिन्नात के वजूद की हकीकत क्या है और जिन्नात के साथ 20 दिन गुजारने वाले सहाफ़ी से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तो नाज़रीन ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग। लेकिन आज जिस तरह के आप जानते हैं 8 अक्टूबर है और आज से ठीक 19 साल पहले अगर हम सोचते हैं 2005 के ज़ल्ज़ले को और उनके तमाम वाक़यात को, जो क़यामत सुग़रा बर्पा हुई थी पाकिस्तानियों पर, तो दिल दहल जाते हैं। तो आज 19 साल हो गए। वो एक क़यामत ख़ेज़ सुबह थी नाज़रीन, जिसमें ज़मीन की जुम्बिश ने हर चीज़ हिला दी और दरो दीवार को दहला कर रख दिया था। बस्तियां मलिया मेट हो गईं, हंसते बसते शहर उजड़ गए। 19 साल पहले आज ही के दिन 8 अक्टूबर 2005 को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हौलनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी थी। 7.6 की शिद्दत से ये आने वाला ज़ल्ज़ला आज भी हमें याद है, क्योंकि 88,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जिनमें 12,000 तालिब इल्म और 1500 से ज़ायद असातिज़ा भी शामिल थे। बहुत सी दर्दनाक कहानियाँ हैं, वाक़यात हैं और आज भी ऐसे बहुत से इलाके हैं, बहुत सी बस्तियां हैं, गांव हैं जो कि दोबारा से आबाद नहीं हो पाए। काम चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि 8 अक्टूबर को ख़ास तौर पे उन दुखों को, उस दर्द को बांटा जा सके जो कि इन तमाम ख़ानदानों ने जिसे देखा है, और सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं, आज़ाद कश्मीर में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में और दुनिया भर में, मतलब जो लोग थे, मुखैर हज़रात थे, उन्होंने इस दर्द की घड़ी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया फलाही कामों में भी। और आपको याद है इशान, वो वक्त आज भी अगर हम सोचते हैं बिल्कुल लरज़ उठते हैं, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि हर लम्हा भारी गुजर रहा था कि अब फिर से ज़मीन लर्जेगी और फिर से और अमवात होंगी और लोग मलिया मेट हो जाएंगे। तो वो जो वक्त था वो कांटे नहीं कट रहा था। रात जो थी वो भी इतनी सनसनी खेज थी कि तमाम लोग जाग रहे थे कि ज़रा सी ज़मीन हिलती थी, किसी का घर का पंखा हिलता था, कोई दरवाज़ा हिलता था, तो वो उठ के कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल खड़े होते थे। और वो जो मुश्किल की घड़ी थी, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने मिलकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर उन लोगों को मुश्किलात से निकाला, एक दूसरे का सहारा बने। पाकिस्तानी कौम जिस तरह से एक साथ हुई थी और जिस तरह से फलाही इदारों ने, जिसमें फौज है, जिसमें सिविल इदारे हैं, जिसमें आम शहरी हैं, मतलब यहाँ पे जोक दर जोक लोग पहुंचे थे वहाँ पे बगैर किसी मदद के, अपने मदद आपके तहत, और एक मिसाल कायम की थी। और आज भी मेरे ख्याल में हमें उसी तरह की यकजहती की ज़रूरत है। और ज़ल्ज़ले की अगर बात हो तो हदीका कयानी को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत से फलाही कामों में आज तक वो हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो सैलाब मुतासरीन हो, ज़ल्ज़ला मुतासरीन हो, और उनकी जानें बचाने के लिए उन्होंने पेश रही हैं। और एक बच्चा था जिस वो ईद के मौके पर गई थी, उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही है, जब वहाँ पर गई, जब ज़ल्ज़ला आया तो वो उस वक्त 4 दिन का था बच्चा। और जब हदीका कियानी वहाँ पर ईदी सेंटर गई तो वो बच्चे को वहाँ पर लाया गया हुआ था, और जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी कहानी सुनी, तो एक ममता जो एक औरत के अंदर होती है वो जाग उठी। और फिर हदीका कियानी ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया, गोद लिया, अपने घर में परवरिश की, और आज वो बच्चा 19 साल का हो चुका है। तो एक शॉट है उनका, वो पहले आपको सुनवाते हैं। उनकी फीलिंग्स हैं, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो किन फीलिंग्स के साथ उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया होगा। हमारे पास नादे अली की कुछ तस्वीरें भी हैं, हम वो भी दिखाएंगे आपको कि बच्चा जो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो बचपन था, ये वो बच्चा उस वक्त था महज 4 दिन का, जब ज़ल्ज़ला आया और जब उसने अपने वालिदैन को खो दिया, अपना घर बार सब कुछ खो दिया, और फिर उसे एक माँ मिली जिसने उसे एक अच्छी ज़िंदगी, परवरिश, तालीम, तरबियत सब कुछ दिया। और जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता रहा, ये तस्वीरें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज वो बच्चा 19 साल का हो चुका है, कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ वो बच्चा आज जवान हो चुका है। और हदीका कियानी ने जिस तरह से उसे पाला है, मतलब सल्यूट करना बनता है। बिल्कुल। और ये एक मिसाल भी है इस बात की कि जब आपको लगे कि दुनिया में आपका कोई नहीं रहा, तो फिर अल्लाह
अपना होने का वजूद आपको उसका एहसास दिलाता है और उसी तरह से लोगों के दिलों में डालता है ये एहसास, ये दर्द जिसे हदीका कियानी ने भी महसूस किया है और जिस तरह से अपने बच्चों से बढ़कर प्यार भी दिया उसे, उसकी परवरिश भी की और आज उसे एक होनहार जवान बनाया है। तो इस तरह की और भी बहुत बेशुमार मिसालें हैं और सीखने की ज़रूरत है हमें भी। और जो मिसाल मैं फिर वही कहूँगा कि जिस तरह से हमने 2005 के ज़लज़ले में कायम की थी, उसी तरह की यकजहती की, उसी तरह के आपस में इत्तेहाद की हमें आज भी बेहद ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ आज दिन भर शेयर होती रहेंगी। हमारे प्लेटफॉर्म से भी मुख्तलिफ़ तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए नाज़रीन बात करते हैं मसला फ़लस्तीन की, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। बहुत ही हमारा जज्बाती रिश्ता है फ़लस्तीनियों के साथ और तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया गुज़श्ता रोज़, जिसमें अनफॉर्चुनेटली PTI ने शिरकत से बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर हम बात करते हैं तकलीफ़ की और आज जिस तरह से हम बात दोबारा से 8 अक्टूबर को याद कर रहे हैं, तो ये जो क़यामत है ये हर रोज़ फ़लस्तीन पर बर्पा होती है और हर रोज़ वो इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, इस क़यामत से गुज़रते हैं। फिर जहाँ पर तमाम क़यादत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई थी कि हमने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी है और हमने उनके दुख और दर्द में उनका सहारा बनना है, उनके साथ खड़े होना है। वहाँ पर PTI जो इस वक्त दावा करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। जी हाँ, वहाँ पे मुश्तरका तौर पे सदारत की गई, मेज़बानी की गई सदर मुमलिकत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। सदर मुमलिकत का क्या कहना था, पहले वो सुनिए। आपने सदर ममलिकत की बात भी सुनी, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बात भी सुनी। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान भी यही कहते हैं कि इजराइल अब तक फ़लस्तीनियों पर 85,000 टन बारूद फेंक चुका है और गज़ा मुकम्मल तबाह हो चुका है। अब खैमों पर भी बमबारी की जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर जो है वो होना चाहिए और तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं पहले। उनकी मदद के लिए ठीक है, काम हो रहा है, कुछ कंसाइनमेंट्स गई हैं, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है, खुद अलखिदमत ने इसमें काफ़ी काम किया है। ज़ख्मी है, उनकी देखभाल बहुत सारे ममालिक, मलेशिया और कतर ने और तुर्की ने की है। हमें भी इसमें आगे बढ़ना है। सिंबॉलिक होता है लेकिन हमें ये शो करना चाहिए कि हमारा कंसर्न कितना बड़ा है। इस पूरे केस की तर्जुमानी करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत और बाकी सारे मुस्लिम ममालिक की हैसियत, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम बने नजरिए पर हैं, वो हालात के जबर में बने हैं सब, या पहले से थे। जोग्राफियाओं की तकसीम हुई, जंग अजीम दोम के बाद लोगों ने अपनी जगहें छोड़ना शुरू की। हम बने नजरिए पर हैं, तो हमारी पोजीशन और दूसरों की पोजीशन में बहुत फर्क है। हमें प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। हम रोल अदा करेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे मसाइल को भी हल करेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हवाला आपने जाना है, इसी पर बात कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सलमान भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बड़ा ज़रूरी था, यकजहती के लिए ही सही, कम अज़ कम हम एहसास तो दिलाएं कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मौके पे PTI एक बड़ी सियासी जमात है और वो तो ख़ुद को सबसे बड़ी सियासी जमात क्लेम करते हैं। वो क्या दर्द रखते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, क्या जज्बात हैं उनके दिल में, जो भी है, लेकिन इस मौके पर शिरकत ना करके क्या मैसेज दिया उन्होंने? देखिए, असूली तौर पे तो PTI को इस में शिरकत करनी चाहिए थी और किसी भी सतह पर कोई इनकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि इतना ज़्यादा डेफिसिट है इस वक्त हुकूमत का और PTI का, उसके अंदर से इस तरह की चीज़ का ब्रेक थ्रू होना कोई इतना आसान काम नहीं था। और आप देखिए कि हुकूमत ने भी एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर ही उनको दावत दी है। कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है PTI को इंगेज करने की इस मामले में। आपने एक दावतनामा भेजा और आपने दावतनामा देकर समझ लिया कि बस वो आ जाएंगे। आपने उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की, उनके साथ बातचीत नहीं की, उनको राज़ी नहीं किया कि आपकी इसको पर शिरकत करनी चाहिए थी। इसी तरह PTI जो है, जो इस वक्त हुकूमत की अताब में है और एक ज़्यादा रंजिश में है, उसमें ज़्यादा तलखी है और वो ये समझती है कि जनाब इस वक्त हम पर एक बुरा वक्त है और हमें हुकूमत किसी भी सतह पे कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सलमान भाई, हमें याद है सानिया APS जब हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा दूरियां थी, उस वक्त तो वो धरने पे बैठे हुए थे उस वक्त तो वो कॉन्फ्रेंस। तो कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिस पे हम अपनी ज़ाती अनाद रंजिशों को भूल के उस कॉज को अहमियत देते हैं। तो आपको लगता है कि फ़लस्तीन या फ़लस्तीनियों से ज़्यादा बड़ी है उनकी अपनी ईगो, या उन्हें इस मौके पे भी इनवाइट किया जाना ज़रूरी है? उस वक्त कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था आर्मी चीफ ने। आप जहन में रखिएगा कि आर्मी चीफ के कहने पर सारे लोग बैठे थे। ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी या वज़ीर आज़म, इनके साथ तो बराह रास्त उनका टकराव। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI ने अच्छा किया, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि PTI को जाना चाहिए था।
लेकिन एक माहौल बनाना पड़ता है ना उसके लिए, जो वो माहौल तो किसी ने नहीं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त सियासतदानों को ये, या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये करना चाहिए था कि उनको बाकायदा मनाने की कोशिश करते, जाते, उनके साथ मीटिंग्स करते, मददू करते, उन्हें किस तरह का माहौल उनके लिए बनाया जाता कि वो फ़लस्तीन के लिए आगे तो किसी ने इनकार नहीं करना था ना, सब लोग आए ना, एक ही जमात नहीं आई ना, उस जमात के साथ एक डेफिसिट चल रहा है ना, बदइत्तेमादी का माहौल है, कि उसको पीटीआई मनाने का के लिए अपना एक एजेंडा है। पीटीआई जो ये क्लेम करती है कि वो अवाम के मफादात के लिए खड़े होते हैं, या उनके जो इज्तिमात हैं, जलसे जुलूस हैं, वो तमाम अवाम के मफाद के लिए, ऐसा है नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अपने एजेंडे हैं, अपने मफादात हैं, अवाम भी पिसती है। और फिर इस वक्त जो हमने देखा कल की कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत ना करना, ये भी उनका मतलब उनके अंदर की जो इंसानियत है वो दिखाता है कि उनके अंदर किस हद तक इंसान हमदर्दी मौजूद। हम तनकीद तो कर सकते हैं बहुत सारा। अब आपने अवामी मफादात की बात की है, PMLN का एजेंडा क्या है अवामी मफादात की बुनियाद के ऊपर? पीपल्स पार्टी का क्या एजेंडा है? MQM का क्या एजेंडा है? वो दिखावा तो कर रहे हैं ना सर, दिखावा देखिए, दिखावा तो एक और चीज़ है ना, दिखावा तो बहुत सारे लोग करते हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे वो भी पूरी अवामी की बातें करते थे। अमली तौर पे क्या हुआ? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिशियन जो हैं वो हमेशा से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख के गुफ्तगू करते हैं। वो उनके सामने अवाम नहीं होती, उनके सामने रियासत नहीं होती। आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या आपका ख्याल है कि ये पाकिस्तानी अवाम के मफादात के लिए हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान की रियासत के लिए हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा। यहाँ तो लोग अपनी जातियात पर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये जो मामला है फ़लस्तीन वाला, क्योंकि हमारे पड़ोस में ईरान भी है और ईरान बराह रास्त इस जंग के अंदर एंटर हो चुका है। अगर हमारे पड़ोस में इजराइल के साथ एक जंग चल रही होगी, एक बड़ी जंग चल रही होगी, और ये बुनियादी तौर पे लग तो यही रहा है कि तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी जा रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान को क्या खामोशी से इससे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए? इस तरह की यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंसेज हों और स्पीचेज़ हों, इतना काफ़ी होगा? इससे बढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी ने कुछ करना है तो वो बड़ी ताकतों ने करना है। उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये लोग ममालिक हैं, चीन है जो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, रूस है। अब जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी हालत तो ये है कि वो ज़्यादातर तो अमेरिका की तोफ़ैली रियासतें हैं, पाकिस्तान समेत। हम तो सब अमेरिकन एजेंडे के ऊपर काम करने वाले ममालिक हैं। हमारे सामने तो ताकतवर तबका को जो है हमने तो उसको फॉलो करना है। अब आप मुझे सलमान भाई, हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते या इस चीज़ को झुठला नहीं सकते कि आलम इस्लाम का सिर्फ वाहिद एक ही इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो इस्लामी ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं जब इस तरह का महाज खुलता है आलमी। अब आप मुझे बताएं ना सर, क्या आप कौन से उसमें बैठे हुए हैं? सऊदी अरब है, कुवैत है, UAE है, ये कहाँ देख रहे हैं? ये क्या पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं? आपका ख्याल है? तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ममालिक के पास एक फोरम है OIC, उसको जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट करेंगे UN के मुकाबले में, वहाँ से जितनी बड़ी आवाज़ उठेगी, वहाँ से जितनी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, वहाँ से कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनाकर आप दुनिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। वो हमने फोरम इस्तेमाल नहीं करना, हमसे मुराद इस्लामी मुल्कों ने। अब इस्लामी मुल्कों का वो जो फोरम है वो उसकी हैसियत क्या है मुझे बताइए OIC की? OIC क्या कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? सारे खेल वही आपकी बात। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान जो है बाकी इस्लामी ममालिक को इंगेज करके OIC के अंदर कोई मिसाली किरदार अदा नहीं करेंगे, OIC की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं उठेगी, वो नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक, लेकिन पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर पावर होना एक धाक तो है ना दुनिया पर। कहीं ना कहीं ममालिक डरते तो हैं इस चीज से कि अगर पाकिस्तान डायरेक्टली इसमें कूद पड़ा इस जंग के अंदर तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्यों कूदेगा मुझे बताइए ना, आप जरा बताइए। पाकिस्तान यहाँ बैठा हुआ है, फलस्तीन के साथ खड़ा तो होना पड़ेगा, किसी ने खड़ा तो होना पड़ेगा। खड़ा होना एक और चीज़ है। जैसे कल की कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान ने मुकम्मल इज़हार यकजहती की है ना, पाकिस्तान खड़ा होगा। पाकिस्तान सफारती महाज पे, डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर बाकी इस्लामी ममालिक के साथ, UN के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ बैठ के बातचीत तो कर सकता है। लेकिन इसमें लीडिंग रोल किसका है? लीडिंग रोल पाकिस्तान समेत बाकी इस्लामी ममालिक जब तक कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होना। महज पाकिस्तान के करने से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, इस तरह के एलामिये जो हैं, जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जारी किया, बहुत अच्छी बात है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जारी कर दिया है, बाकी इस्लामी ममालिक ने भी जारी कर दिया है। एलामियों से तो बात आगे चलनी चाहिए ना। वो जो हमारे यहाँ जो गज़ा में जो कुछ हुआ है और जो बर्बरियत वहाँ की जा रही है, जो लबनान में की जा रही है, जो बाकी मुल्कों में की जा रही है, इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। उसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर सका ना, उसको तो कोई लगाम नहीं दे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनकी तरफ से भी बारहा इसकी जंगबंदी के लिए मुतालबा किया गया है। अमेरिका डबल गेम कर रहा है। वो एक तरफ कहता है कि मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक बयानबाजी का एक फोरम है, बस इससे ज़्यादा। तो आपको लगता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं सुनी जा रही तो OIC की सुनी जाएगी? ना सुनी जाए, लेकिन पाकिस्तान के पास जो फोरम है
हमने वो फोरम तो यूज़ करने हैं ना। हमने बार बार मसलन मिसाल के तौर पे इसी वाक़े के ऊपर OIC का हंगामी इजलास बुलाया जा सकता था, नहीं बुलाया जा सकता था। OIC एक मुश्तरका लामिया जारी कर सकता था। की मेजबानी पाकिस्तान में सलमान भाई होने जा रही है, इस फोरम को हम किस तरह से इस्तेमाल? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। देखिए, जब पाकिस्तान ये कहता है अपने के हम जो है रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर और रीजनल इकॉनमी के ऊपर बेस करके रीजनल डेवलपमेंट पे जाएंगे, तो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान ने इसमें आने का फैसला किया है। उनकी लेकिन आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात? नहीं, अभी इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं होगा। देखिए, ये इनका आना ही जो है ना, ये खुद ब्रेक थ्रू है। तो हम फलस्तीन के लिए कोई किरदार अदा कर पाएंगे? ये शंघाई कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के लिए नहीं है। देखिए, किसी उसका एक भी रीजनल फोरम पर पॉलिटिक्स हम लोग है। कोई किरदार अदा कर देखिए ना, एजेंडे को देखें पहले। शंघाई कॉन्फ्रेंस एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करेगा। वहां कोई बात तो कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है और मुल्क भी साइडलाइन पे गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन इसका एजेंडा वो नहीं है। इसके एजेंडे के लिए पाकिस्तान को और बाकी इस्लामी ममालिक को, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, बाकी ममालिक भी शामिल है, उनको एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। चाइना को रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी आपने देखा अफगानिस्तान के मामले में चाइना ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। जब तक बड़े ममालिक इन चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेते ना, तो छोटे ममालिक कुछ नहीं कर सकते सिवाय आवाज़ उठाने के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को एक सफारती महाज के ऊपर एक बड़ी जंग करनी है, उसके लिए पहले पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पोजीशन बेहतर करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन देखिए रोजाना की क्या किया है? फूट का शिकार है पाकिस्तान और इससे तमाम जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुई हुई हैं। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और जिस तरह से हमने देखा कि अभी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इनकाद, अभी बातें चल रही हैं उसकी, और चाइनीज़ के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ है और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का, इस तरह से तो कोई पाकिस्तान में आने का नाम ही नहीं लेगा। जो अंदर की टूट फूट है वो कब खत्म होने का नाम लेगी? कब सियासतदान इस चीज को समझेंगे? और जब तक हम रिकंसिलेशन के ऊपर नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मफामत नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं अख्तियार करेंगे, तो कौन करेगा ये? हुकूमत ने करना है, मैंने तो नहीं करना। इसका इनिशिएटिव किसने लेना है? हुकूमत ने लेना है। बातें तो यही सुनने में आती हैं। PTI भी ये कहती है कि हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर मुज़ाकरात वो किससे करना चाहते हैं? कौन है जो मुज़ाकरात? देखिए, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से ताकत का एक मरकज़ रहा है। अब वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, एस्टैब्लिशमेंट एक ताकत रही है। माजी में भी जो आज की हुकूमत है, ये उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करती थी। आज भी बातचीत होनी है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, उसमें हुकूमत भी होगी। ये जो तनाव है, टकराव है, सियासी दुश्मनी है, सियासी तलखियाँ हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताइए, इमरान खान की बहनें आपको दहशतगर्द लगती हैं? क्या आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवाने चाहिए? दफा 144 नाफिज हो, दफा 144 का मतलब वायलेशन करें तो फिर सलमान देखिए ना, दफा अगर कोई साधु भी वहां पे चला जाएगा। सर मेरी बात तो सुनिए, आपने वो पढ़ा तो कानून की खिलाफ वर्जी, आपने जज का वो नहीं, आपने कल जब वो जमानत हुई है मुसरत चीमा की, आपने जज का वो पढ़ा फैसला? उसने कहा कोई फुटेज है आपके पास, कोई चीज है, कोई एविडेंस है? उन्होंने जमानत किया ना। सलमान भाई मेरी बात सुनिए, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान ने लोगों को दहशतगर्दी के पर्चों में लेके चलना, देखें दहशतगर्द तो डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नहीं थी, वो आज तक अंदर है क्योंकि उन्होंने, आप साबित करें ना यार, उन्होंने वायलेशन की। सर वायलेशन की तो अदालत मौजूद है कि कॉल देने की, क्या सारे GH के जुनैद साहब मेरी बात, कोर कमांडर हाउस के सामने पहुंचने की कॉल मौजूद है। ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना, लेकिन अदालत ने एविडेंस मौजूद है, वीडियो एविडेंस मौजूद है। एविडेंस तो साइवल के भी थे, एविडेंस तो साइवल के भी थे, एविडेंस तो माल्टो के भी थे। बात तो यही है ना कि जब लोगों को उकसाया जाएगा, दहशतगर्दी की तरफ राग़िब किया जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, इसका फैसला हमने टीवी टॉक शो में नहीं करना, इसका फैसला अदालतों में, हम तो फैसला कर अदालतों में प्रोसिक्यूटर जो है वो एविडेंस लेके नहीं जा रहे। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है, हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालतों में एविडेंस नहीं पेश करते। हम आंखों देखी की बात कर लेते हैं। अभी KPK के जो प्रेसिडेंट है वो, उनकी अगर बात कर ली जाए, वज़ीर आला KPK की बात कर ली जाए, अगर वो देखें आप उनकी गुफ्तगू, आपको नहीं लगता कि अवाम को इश्तियाल दिलाने वाली गुफ्तगू है, उनको उकसाने वाली गुफ्तगू है कि आएँ और इदारों पर हमले करें, आएँ और आप जो यहाँ पर धींगा मुश्ती शुरू करें? क्या आपको नहीं लगता उनकी गुफ्तगू ये? आप देख लें, आप मुझे अभी ऐसा करें ना, देखिए ऐसा ना करें, आप अभी इस वक्त कोई फुटेज चलाएं जिसमें उन्होंने कहा हो गंडापुर ने कि आओ इदारों पे हमला करें। सर कल की उनकी गुफ्तगू है, मुझे देखिए ना, ये तो PMLN की स्टेटमेंट है, ये तो आप अता तालड़ की स्टेटमेंट सुना रही है ना मुझे, आपने उनकी स्टेटमेंट तो नहीं सुनाई मुझे। सर उन्हीं की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा देखिए, अगर उन्होंने वायलेशन किया है, रियासत पे हमला किया है, तो कानून मौजूद है ना, अदालतें मौजूद है ना। आप करें डी चौक को तो ऐसे समझ लिया गया है कि वो मैदान जंग है, वहां पर आओ, तमाम जमा हो। डी चौक पे जब फजलुर रहमान साहब जाएं, जब डी चौक पे फजलुर रहमान साहब जाएं तो कोई इतराज नहीं है हमें। डी चौक पे जब हमें तहरीक लब्बैक पर जाएं तो हमें कोई इतराज नहीं है। सर एतराज सबके जाने पर है, तो बंद कर दें। जो आप एक दफा तय कर लेना, आप एक दफा वो एहतजाज कर रहे हैं, जाहिर है उन्हीं के ऊपर तनकीद। आप एक दफा तय कर लें कि पाकिस्तान में जलसा गाह कौन सी होगी और कहाँ एहतजाज होगा, एक जगह मुतय्यन कर लें
पाकिस्तान में बगैर तफरीक के सबको वहीं जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए, सबको वहीं एहतजाज करना चाहिए। ये नहीं होगा एक पार्टी के लिए आपकी पोजीशन कुछ और है, दूसरी पार्टी के लिए आपकी पोजीशन और है। जब आप इस तरह की तफरीक में जाते हैं तो मसाइल पैदा होंगे ना। तो सर फिर पीटीआई जब जलसे की जगह पर एक तायुन हो जाता है, अवाम को उकसाकर वहाँ तक पहुँचा देते हैं, फिर खुद पहुँच नहीं पाते हैं, ये भी तो थोड़ा सा मतलब आप देखें ना मुनाफिकाना रवैया, अवाम को अपने मरने के लिए, शेल्स खाने के लिए वहाँ भेज दिया। कितना शानदार लगा आपको, आपने कह दिया कि वो पहुँच नहीं पाते। ये जो पूरा शहर का शहर बंद कर देते हैं कंटेनरों के जरिए, अवाम पहुंच जाती है तो लीडरान के लिए पहुंचना मुश्किल नहीं है। आपने तो उस पर एहतजाज नहीं किया ना। मैं लाहौर में रहा हूँ ना, आप भी लाहौर में रही हैं। 2 दिन पूरा का पूरा पिंडी और इस्लामाबाद ये रमाल रहा ही नहीं रहा। सर जो अवाम पहुंचे वो कैसे पहुंचे? तो अवाम कैसे पहुंचती मुझे बताइए ना, जिस तरह से आपने रास्ते पहुंचे हैं, अवाम पहुंचे हैं, बात ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है, इस सियासी तलखी को कम करने का तरीका कार निकालना है ना, या आपने बैठ के इस पे आग लगानी है। तलखी का कम करने का तरीका यह है कि एक बैठे, एक मैकेनिज्म डेवलप कर ले, एहतजाज का कोई तरीका कार तय कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तलखियों को कम करना होगा और ख़ास तौर पे जब कॉज बड़ा हो तो फिर अपनी रंजिशों को, ज़ाती मफादात को बारह ताक रखते हुए एक टेबल पे बैठना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस बार एक बार फिर से पीटीआई ने अपने ज़ाती पसंद नापसंद को तरजीह दी है और फ़लस्तीन के इशू पे जब तमाम पार्टीज़ इकट्ठी थी, इस मौके पे भी उन्होंने बाइकआउट किया है। तो ये था अब तक का अहवाल। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के अपनी गलती का एहसास करेगी। बिल्कुल, पीटीआई अपनी गलतियों को सुधार कर अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए यकजहती का इजहार फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, कुछ यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। 70वीं मतलब जी, लगते बिल्कुल भी नहीं लगते। अभी 50 फिटनेस भी का नहीं लगते लेवल है जावेद शेख साहब का और लेजेंड है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के। उन्होंने पीटीवी से अपने करियर का आगाज़ किया और पहले ड्रामा सीरियल शमा की कामयाबी के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। बनता भी नहीं था उनका पीछे मुड़कर देखना। टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी महारत का लोहा मनवाने के बाद जावेद शेख ने लॉलीवुड का रुख किया और फिर 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म धमाका से अपने फिल्मी करियर का भी आगाज किया और आज भी वो वैसे ही नजर आते हैं, मतलब जैसे यंग हैं और 30-40 के लगते हैं, लेकिन चलो 70 के हो गए। बहुत सी फिल्में और बहुत से ड्रामों में भी काम किया उन्होंने और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। बतौर हिदायतकार भी उनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था मुश्किल। जबकि जावेद शेख इस वक्त भी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों में अब भी अपने किरदार निभा रहे हैं। तो एक गाना देखते हैं उनसे मुताल्लिक। जावेद शेख अपनी वक्त के अगर कहा जाए चॉकलेटी हीरो थे तो ये गलत नहीं होगा जिस तरह से। लेकिन वही मुराद को चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। अपनी फिटनेस को जिस तरह उन्होंने तब से लेकर अब तक बरकरार रखा। अच्छा, उनका जवान बेटा भी उनके साथ ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद है। उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी ड्रामों में आ रहे हैं और ख़ुद भी वो बिल्कुल अभी तक जवान ही लगते हैं। तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने का आज दिन है। उनकी फिटनेस पर जिस तरह से जितनी भी बात कीजिए वो कम है और 70वीं सालगिरह मुबारक उनको हमारी जानिब से। जी हाँ, मना रहे हैं। एक बार फिर से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मैच की जिसका आगाज़ हुआ था गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में। पहला टेस्ट था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान और जो खेल पेश किया है उसने यकीनी तौर पे शायकीन को एक बार फिर से हैरान कर दिया। बिल्कुल जी, शायकीन क्रिकेट को ये कमाल की बैटिंग देखने का मौका मिला है। बहुत अरसे के बाद दूसरे रोज़ भी शायकीन स्टेडियम का रुख कर रहे हैं इसी बदौलत, क्योंकि जो कल का खेल था जिस तरह से जमकर खेले हमारे खिलाड़ी और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, तो लग ये रहा है कि पिच भी उनके मतलब की है और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी काम कर रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीजे मीर साहब भी। और उससे पहले बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से आसिफ बलोच। आसिफ बलोच, कैसा इंटरेस्ट है शायकीन का, क्योंकि आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त दिया है पाकिस्तानी टीम ने। बिल्कुल, पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कल पहला रोज था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने कमाल जो है वो बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और आज दूसरा रोज़ है टेस्ट सीरीज़ का। और आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही शायकीन की जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि गर्मी भी मुल्तान में 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अब भी देख रहे हैं कि कुछ शायकीन जो वीडा बसेस के ज़रिए उनको लाया जा रहा है, तो कुछ शायकीन पैदल ही कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है गेट से जो मेन
गेट है एंट्रेंस का ग्राउंड का, वहाँ से लेके और मेन रोड तक, वहाँ से लोग पैदल भी आ रहे हैं। और ना सिर्फ हमने देखा कि नौजवान बच्चे बल्कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो भी हमने कल भी देखा था कि मैच के दौरान पहुंची हुई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह ख़वातीन शौकीन जो हैं वो भी आ रहे हैं। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के हर शहर, लिया, बक्खर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि शौकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँच रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस हो रहे हैं। मुल्तान में जब भी मैच होता है तो जनाब एक बड़ी तादाद पहुँचती है शौकीन की, और इस दफ़ा शौकीन यही जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारी जब बात हुई तो उनका पुरुमीद है, उनका कहना है कि ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान टीम ये वाला टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेलेगी बल्कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी अपने नाम करेगी। इससे पहले मुल्तान के अंदर जो है बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, आप हमें बता रहे थे जिस तरह शायकीन क्रिकेट अभी भी वहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं आज का खेल देखने के लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों की आज बॉलिंग की बारी है, तो देखते हैं कि बॉलिंग कैसी रहती है। नहीं, अभी तो आज दूसरे दिन में कंटिन्यू किया जाएगा। 328 रन पे इन्होंने आज के दिन के मैच को आगे बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा टोटल दिया जाएगा पहले इनिंग के अंदर। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पीजे मीर साहब, आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त है और जो तनकीद हो रही थी शान मसूद पे भी और जिस तरह से दोनों ने सेंचुरियां बनाई, अब्दुल्ला शफी ने भी, क्या कहेंगे, ये तसलसल बरकरार रख पाएगी हमारी टीम? मैं क्रेडिट दूंगा सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने शान को चेंज नहीं किया। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि आप लड़के के साथ परसिस्ट करो। शान में बहुत टैलेंट है और उसमें क्रिकेटिंग बहुत समझ है, उसकी क्रिकेट की बहुत समझ है, क्योंकि आई नो वेरी वेल, और जिस तरह उस बच्चे को ट्रेन किया है, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब बात आती है कि आपने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है और आज अब सब बड़े कहो जी शान बड़ा जबरदस्त है, और भाई शान ने आज किया है ना पहली इनिंग्स में, कल दूसरी इनिंग में शायद 2 कर जाए। द क्वेश्चन इज आपने लड़के के पोटेंशियल को देखना है। सो शान हैज प्रूव to as a fantastic batsman। लोग तो शुरू हो गए थे जिसने आपने तनकीद की बात की कि जी इसकी तो जगह ही नहीं बनती है, और भाई जगह बनेगी अंदर कॉन्फिडेंस डालोगे। तुम कॉन्फिडेंस, लड़का वैसे डिसहार्टन हो जाता है। शफीक को देखो, अब्दुल्ला को, यू नो उसका भी सेंचुरी। सो द क्वेश्चन इज कि लड़कों के ऊपर ट्रस्ट रखना है, लड़कों को बूस्ट करना है, और जब आप बूस्ट वो परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। और अभी जिस तरह ये रिपोर्टर बता रहा था कि देखो लोग भी फिर आते हैं ना देखने के लिए। सर, और हमने ये देखा कि जिस तरह से शान मसूद ने अपनी बैटिंग की है, अब्दुल शफीक ने की, एक शानदार उन्होंने पार्टनरशिप कायम की है। बाबर आजम फिर से खेल नहीं दे पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए। अब तो कप्तानी का प्रेशर भी नहीं था, इसके बावजूद बाबर आजम को दोबारा से टीम में खिलाया जाना और उनकी परफॉर्मेंस 0 होना, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं कहूंगा जी बाबर के साथ आपने परसिस्ट करना है। बाबर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। यस, ही वाज अ पुअर कैप्टन, बट एज फार एज इज कंसर्न बड़ा जबरदस्त है। कल ही बल्कि यहाँ कमेंट्री भी कर रहा है आमिर सोहेल, मेरी कल ही उससे बात हो रही थी यही, तो मैंने उसने बड़ा इसको किया कि यू नो ये शान देखो किस तरह आ रहा है और कंसिस्टेंसी हुई। फिर बाबर पे देखो, आज बाबर ये गारंटी नहीं होती है कि आप हर मैच में रन करें, कहीं आपका एक हाँ, लेकिन पीजे मीर साहब, जितना बड़ा प्लेयर होता है तवक्कुआत भी उतनी बड़ी होती हैं, और एक तसलसल के साथ 50 तक भी ना पहुंच पाना बाबर का सवालिया निशान तो है, और हम उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। और फिर कप्तानी से उन्होंने रिजाइन भी इसीलिए किया, वो चाहते थे कि वो अपनी बैटिंग पर फोकस करें, फिर भी परफॉर्मेंस ना आए तो फिर सवाल तो उठते हैं। रिजाइन तो इसलिए नहीं किया, वो उसमें बड़ी ऑल पॉलिटिक्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो फील करता है कि उसको कैप्टनसी एक बर्डन बन गया था और उसकी परफॉर्मेंस हिट, जब वो कैप्टन था आप देखो रन कर रहा था, वो बिल्कुल कर रहा था वो, लेकिन स्लो पेस के ऊपर उसमें तनकीद होगी कि हाँ जी वो अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा। तो ये जो चीजें आती हैं ये मेंटली बड़ा होता है। लेकिन देखो अगेन, ये जो आज की जो मैनेजमेंट है, ये जो मीडिया मैनेजमेंट है, मैं मीडिया का मैंने अपनी टीम पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था मीडिया के साथ, इनका कोई ताल्लुक नहीं था। यकीनी तौर पे वो असरात आते हैं, खेल के ऊपर असरअंदाज होती है जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। मीर साहब, पिच को देख के क्या लग रहा है कि बैटिंग पिच है और अब किरदार बॉलिंग के लिए हमें अपना तगड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तनकीद ये भी हो रही है कि एक बार फिर से सिर्फ एक स्पिनर्स के साथ हम उतरे हैं मैदान में। देखो जी, बैटिंग का तो आपको पता चल गया, ये डोसाइल प्लासिड विकेट है कि जैसे दोनों ने 100 करती हैं।
अब बात आती है कि हम इसको निगेट कैसे करेंगे। निगेट हम कैसे करेंगे? एक ही चीज, आपने अपनी लाइन एंड लेंथ और प्रेशर रखना है इंग्लैंड के ऊपर। जब आप प्रेशर रखो तब वो देखो ना, अगर 300-400 भी अगर ऊपर होता है तो टीम नेचुरली अंडर प्रेशर होती है। एक ने कर दिया, दूसरे ने करना है, और करने के साथ साथ प्रेशर रखना है ऊपर। आई थिंक आपको एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आप बॉलर्स पे आप कॉन्फिडेंस रखो, या मार भी पड़ेगी, आप लूज करोगे क्योंकि ये विकेट, अगर आप दाएं बाएं हो गए तो फेंटी भी पड़ेगी इधर। बिल्कुल ठीक है। पीजे सर, क्रेडिट किसको देंगे? जो कल खेल देखा हमने, उसका क्रेडिट जो है वो सिलेक्शन कमेटी को देंगे जिन्होंने खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया, या फिर पिच को देंगे कि पिच इतनी बेहतरीन थी कि हमारे खिलाड़ी खेल पाए, या फिर कप्तान की स्ट्रेटजी को देंगे कि उसने खेल को इस तरीके से लेकर चला है कि गेम जो है वो खुद ब खुद खेलते चले गए खिलाड़ी? ये बड़ी थैंकलेस गेम है क्रिकेट, बहुत थैंकलेस गेम है। और इस गेम अगर आप एक दिन आप वो 100 कर जाएंगे ना, तो हम आप और हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि इनसे बड़ा शाहीन हो गया, औकाब हो गया, ये हो गया। अगले दिन आ रहे तो फिर हम इनकी सही क्लास लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि रिदम बन गया हुआ है, आपका एक मोमेंटम बन गया हुआ है, और इस मोमेंटम को हम राइड करना है, और राइड एक ही तरीके से करना है। यहाँ ये इन्होंने तो पता नहीं क्या फ्लाइंग कोचेस इतने रखे हैं। आपको एक मोटिवेटर चाहिए, मोटिवेट इनको करता है, मोटिवेट इनको करता रहे, और ये लड़के परफॉर्म कर जाएंगे। ये कुछ चेंज तो नहीं हो गया ना, मुझे बता दो, ये वही लड़के हैं। बिल्कुल वही लड़के हैं जिन पे तनकीद हो रही थी। मीर साहब, 328 से आज दूसरे दिन का खेल शुरू होगा, कितना बनता देख रहे हैं स्कोर पाकिस्तान की तरफ से? मैं समझता हूँ कि ये इनको चाहिए कोई 450 करके ना, इसको उसके बाद इनको खिलाए। और ये अभी आज नीड टू प्ले फास्ट, ज्यादा खेले, ताकि फिर आपका चांस बनता है, एक विंडो बनती है जहां के आप इंग्लैंड पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करें तो इंग्लैंड जो है वो भी ठक्का लगा सकता है। उनके बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और वो कंसिस्टेंस करते हैं। क्योंकि याद रखना, क्रिकेट जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काउंटी क्रिकेट के अंदर अगर आप इररिस्पांसिबल शॉट मारते हैं एक गेम 2 गेम्स के अंदर, अगले साल आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते। ये मैं आपको एक बड़ी, तो वो लड़के जो है, और इन्होंने डिसिप्लिन खेलना है, आपने इन पर प्रेशर डालना। सर, इंग्लैंड जो है वो टफ टीम साबित हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड टीम के जो कप्तान हैं वो भी, ऑलीपॉप भी बड़े दावेदार हैं। वो कहते हैं कि हमने पहले भी हराया था, इस बार फिर हम ये गेम अपने नाम करके रहेंगे। तो क्या सख्त मुकाबला हो सकता है? जिस तरह आपने कहा कि 450 के करीब जो है वो स्कोर करने के बाद उनको खेलने का मौका देना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि भारी टाकरा हो सकता है? देखो, ये जो होते हैं ना, ये जलसे के नारे होते हैं। ये वो क्रिकेट में हम ये कर देंगे, किसी के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि वो जीतेगा। दोनों कोशिश करेंगे, दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा वो जीत गया। अच्छा मीर साहब, हमने इंग्लैंड की बॉलिंग तो देख ली है, अपने बॉलर से क्या तवक्को रखनी चाहिए? मुझे सिर्फ वरी है शहनशाह अफरीदी की। इसको देखा है, ये काफी थोड़ा सा स्टेलमेट इसमें हुआ है, एंड इसको जो इसकी जो स्टेलनेस है वो हमने निकाल लिया। और यहाँ बिकॉज आपने जो विकेट देख लिया है, शाहीन को आपने बड़े जुडिशली इसको इस्तेमाल करना है। इसको आप 3-4 ओवर के स्पेल दो, और उसके बाद इसको चेंज करते रहो, ताकि ये फ्रेश रहे सारा दिन। ये नहीं कि आप एक लंबा इसको स्पेल करा दो, और जिस तरह गर्मी पड़ रही है मुल्तान में, तो अगर आप उसको इतना करो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो आपने इसको ग्रेजुअली इसको आपने यूटिलाइज करना है, जो कि अच्छा कप्तान करना है। एंड आई होप शान इसको अच्छे तरीके अच्छा, 2 सेंचुरियों से हमें साइकोलॉजिकल बढ़तरी तो हासिल होगी, मोराल भी यकीनी तौर पे हमारे खिलाड़ियों का अप होगा, लेकिन अगर इसी तरह का आगाज इंग्लैंड की तरफ से भी फराहम किया गया अपने बैटर्स की तरफ से, तो फिर कितनी मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? देखो जी, ये जो आपने कहा ना 2 लड़के कर गए, डोंट फॉरगेट, इसका एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगली इनिंग्स में अगर यही खेलते रहे, अगली इनिंग्स में जो आज ये फर्स्ट इनिंग्स में जो लड़के नहीं खेले, ये आउट हो जाते हैं, तो दे हैव टू गेट बैक गेम। एंड सेम वे इंग्लैंड के भी। सो 2 लड़के कर जाते हैं, वेरी गुड, लेकिन हमने यूजुअली देखा पीछे से वो टेल लग जाते, बड़े कम होते हैं। आपको लंबा स्कोर को मिलता है, आपको 30, 40 के आपको वो बैट्समैन मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तेज खेलना होता है। तो ये क्रिकेट के अंदर अडेप्टेबिलिटी जो है, आई थिंक दैट ये एक कंटिन्यूड फॉर्म है।
बिल्कुल ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में अगर इसी टीम को, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ हम जाते हैं, तो आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया और जिस तरह की सिलेक्शन हुई है टीम के अंदर, ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली करने की जरूरत तो नहीं है, हम इसी के साथ जा सकते हैं आगे? देखिए, आप तब्दीली करें क्यों नहीं करें, ये क्या बात होगी कि आपने तब्दीली नहीं करनी। आप करें तब्दीली। यहाँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो अगले ने 100 किए हुए, उसको चेंज करके दूसरे को आप ले आते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। आपने एक लड़के, अगर लेट्स पुट इट दिस वे, शान को साइड पे रखिए, किस को देखो, अगर वो जो दूसरी विकेट है थोड़ी ग्रासी है, बाउंसी है, तो अगर हम देखते हैं कि एक प्लेयर नंबर 5-6 पे बैट्समैन जो है वो ऐसी विकेट पे ना खेले, मैं उसकी जगह दूसरा प्लेयर एक लेके आ जाऊंगा। बॉलर जो है वो विकेट पे या उस विकेट पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो आपने ये विकेट को देख के प्लेयर चेंज करते रहने, बिकॉज दिस इज अ टीम गेम, नॉट एन इंडिविजुअल गेम। और इंडिविजुअल जब हम देखते हैं कि कर लिया, उसको 10 मैच खिला दिया आपने, दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज आप अपने जो बेंचेस को लेकर आते, जैसे फुटबॉलर्स होते हैं, यू नो, वो चेंज कर स्ट्रेटजी, और हमने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। बहुत शुक्रिया, पी जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना चाहिए। आगाज़ अच्छा हुआ और 2 सेंचुरियां बनी है, मोरल अप है, बैटिंग विकेट और बैटिंग पिच दिखाई दे रही है। अब इम्तिहान है हमारे बॉलर्स का। एक तो जिस तरह से पी जमीर साहब ने कहा कि 400 से ज़ायद टोटल देना होगा, और तभी हम जो अपनी मुखालिफ टीम है, जो कि बड़ी तगड़ी टीम है, इंग्लैंड के बारे में ये कहना कि आप उन्हें आसान हरीफ ले सकते हैं, बिल्कुल भी गलत होगा। एक तगड़ी टीम है, लेकिन होम ग्राउंड का एज हासिल है। हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ हमारी आवाम का, शायकीन क्रिकेट का मोराल भी बड़ा अप है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आज का खेल देखने के लिए जोक दर जोक इस तरह से शायकीन क्रिकेट जमा हो रहे थे, और बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और इससे बूस्ट मिलता है टीम को भी और आवाम को भी, मतलब शायकीन क्रिकेट को भी बूस्ट मिलता है जब कोई खिलाड़ी जमकर खेलते हैं। हालांकि गर्म मौसम है, बिल्कुल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, बिल्कुल नहीं छोड़ रही। सितंबर चला गया, अक्टूबर आ गया, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी गर्मी जो है उसने अपना जोर नहीं छोड़ा, और सूरज अभी भी वैसे ही आंखें दिखाता है। और जुनेद खासे नाला नजर आते हैं सूरज से, इस गर्म मौसम से। मैंने क्यों नाला होना है, लेकिन इंतजार हमारा कोई एक महीना पहले अपने सर्दियों के तमाम कोट, जर्सियां, स्वेटर्स निकाल के रखे थे कि उन्हें इंतजार था कि वो अब सर्दियों की शाम में एक लिहाफ पहनकर, लेकिन एक बात है, आप ये देखिए कि वीकेंड पे जो बारिश हुई है वो चेंज ओवर वाली बारिश, बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी आ गई है मौसम, बाकायदा ठंड थी और ठंडी हवाएं चलती रही सारी रात। और हमने तो ये उम्मीद लगा ली थी कि अब ठंड आई कि आई, लेकिन अभी भी दिन जो है निस्बतन गर्म है, रात में मौसम अच्छा हो जाता है, मुतदिल हो जाता है। ये जान लेते हैं। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सरदार साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या खबरें हैं, कब आ रही है सर्दी पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सर्दी तो जाहिर है कि अक्टूबर में तो रातें तो ठंडी होती हैं, लेकिन दिन में धूप तेज होती है अमूमन अक्टूबर में, खासकर मैदानी इलाकों में। शुमाली या पहाड़ी इलाके में वहाँ तो निस्बतन अब ठंडा मौसम हो गया है, लेकिन यहाँ आपके जैसे पंजाब भर के मैदानी इलाके हैं, फिर नीचे सिंध में और कराची समेत इन तमाम एरियाज में, साउथ बलूचिस्तान में, यहाँ पर तो बहुत तेज धूप होती है, आपको पता है, अक्टूबर में। और कराची में तो इत्तेफाक से मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर का वो होता है। और कराची में तो इस बार भी ऐसा ही चलेगा कराची में, या कोई बारिश हो सकती है, मौसम में तब्दीली आ सकती है जल्दी? नहीं, कोई बारिश का इम्कान नहीं है अभी, तो आगे ड्राई वेदर है, हफ्ता 10 दिन तक कोई खास बारिश नहीं है कहीं भी। और जी पूरे पाकिस्तान में जो आपने बारिश का जिक्र किया, शुमाली इलाका जात में जो हुई पिछले 2 दिन, केपी के कुछ इलाकों में और पंजाब के शुमाली इलाका जात में, और कुछ जगहों पर तो कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हुई, कुछ जगहों पर हल्की से दरमियानी हुई, बलूचिस्तान में भी कल हुई। क्या किया जाए फिर? तमाम जो बिस्तर निकाले गए थे, सर्दियों के जो मलबूसात निकाले गए थे, वो वापस रख दिए जाएं, या फिर अभी आने का इंतजार करें, कोई 1, 2, 4 हफ्ते में आ जाएगी सर्दी? क्योंकि हम जिस तरह से बेसब्रे हो रहे हैं सर्दी के लिए, होता है इतना लंबा, अक्टूबर के एंड तक तो सर्दी बनती है। अगर अक्टूबर के एंड तक भी, सरफराज साहब आपने कहा कि सर्दी अभी भी दूर है, तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए, अक्टूबर के मेरे ख्याल में ना, कोई अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी, फिर कुछ ना कुछ ठंड आ जाएगी, तो अभी आप मायूस ना हो, आ जाएगी। अच्छा, स्मॉग के बारे में क्या फोरकास्ट है, कब तक स्मॉग आ सकती है, और उसके लिए फिर जो एहतियात करनी है यकीनी तौर पे इंतजामिया को? देखिए, यूजुअली तो वही होता है ना, नवंबर के महीने से शुरू हो जाती है एक तरह से ना, जब रात के टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर भी नीचे आते हैं। और आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर में तो फिर कोई 1 आध 2 स्पेल आ जाते हैं, और
खासकर नवंबर बहुत ड्राइएस्ट मंथ होता है, यानी पूरे पूरे साल में से सबसे जो ड्राइएस्ट मंथ होता है वो अक्टूबर और नवंबर होते हैं, और बिलखुसूस नवंबर। तो फिर नवंबर में टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है और कोई भी ऐसी खास हवाएं भी नहीं चल रही होती, तो जितने पोल्यूटेंट्स हैं वो सब सस्पेंड होकर वही स्मॉग का जरिया बन जाते हैं। फिर उसमें टेम्परेचर जब 20s में आ जाता है, अभी हमने देखी है रात तक। सरदार साहब, वीकेंड पे बारिश हुई है, इससे काफ़ी हद तक जो मौसमी असरात होते हैं बीमारियों के, जरासीम वगैरह के, उससे तो छुटकारा मिल सकेगा। जी जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि अगर एक आध स्पेल हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक आध स्पेल हो जाए बारिश, तो फिर आपकी जो स्मॉग का आपने खदशा जाहिर किया वो भी एक तरह से उसकी शिद्दत में भी कमी होगी। और सरफराज साहब ये कहा जाता है कि जो खुश्क सर्दी होती है, आपको पता है जी सरफराज साहब, खुश्क सर्दी का कहा जाता है कि बड़ी डेंजरस होती है, बीमारियां भी अपने साथ लाती है, जरासीम बहुत ज़्यादा आबो हवा में होते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बारिशें मुतवक्के हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि बारिशें होंगी, वेदर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बीमारियां जो है वो फिजा में से छट जाएंगी? मैंने आपको बता रहे थे ना कि ये तीनों महीने जो होते हैं, खासकर दिसंबर तक आप कह सकते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो जो प्रिडिक्शन है वो या फोरकास्ट आगे का जो आउटलुक है एक तरह से वो यही है कि मामूल से कम बारिशें हैं। तो ज़ाहिर है मामूल से कम बारिशें हो तो नवंबर से ऑनवर्ड जब सर्दी शुरू हो जाती है तो वो खुश्क सर्दी होती है, और फिर आपके लाहौर और गिरदोनवाह में, पंजाब भर में स्मॉग का सारा एक तरह से सरदार साहब, शुरू हो जाता है। क्या तवक्को रखी जाए, कहाँ से कब आएगा अगला स्पेल, बलूचिस्तान साइड से या केपी साइड से? देखिए वो डिपेंड करता है वेस्टर्ली वेव कितनी नीचे पेनिट्रेट करती है। अगर वो साउथ लेटीट्यूड में की तरफ से आए ना, यानी ईरान की तरफ से, तो फिर तो जाहिर है कि बलूचिस्तान में एंटर होकर यहाँ से एक तरह से पूरे मुल्क पर फैलती है, या कम से कम शुमारी लकाजात पर। और अगर अपर नॉर्दर्न लेटीट्यूड से हो तो फिर वो अफगानिस्तान से होती हुई आपके केपी में और इस तरह से फैलती है। तो अब अगला एक आध हफ्ता तो कोई ऐसा स्पेल नहीं है, देखिए उसके बाद कुछ ठीक है, एक हफ्ते तक कुछ वाज़ेह हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा पाकिस्तान के शहरियों को ठंड के लिए, बाकायदा ठंड आने में अभी कुछ हफ्ते या कुछ दिन और इंतज़ार। सरफराज साहब तो कह रहे थे कि मिड अक्टूबर में आ सकता है, लेकिन मिड अक्टूबर भी नहीं लगता ये कि दिसंबर में कहीं जाके सर्दी आएगी। बहरहाल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे, ये हेडलाइंस की ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जिन्नात जो है, जी हाँ, जिन्होंने 20 दिन जिन्नात के साथ गुजारे। बिल्कुल, और जुनैद मत समझिएगा, जुनैद ने नहीं गुजारे, किन्होंने गुजारे हैं 20 दिन जिन्नात के साथ। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। और अब इशाल हम उस मौजू पे आ रहे हैं जिसका हमारे नाज़रीन को शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही तजस्सुस वाला, दिलचस्पी का हामिल ये टॉपिक है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे 1-2 नहीं बल्कि 20 दिन किसके साथ गुजारे हैं? जी हाँ, जिन्नात के साथ। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? कौन हस्ती हैं वो? वैसे तो जय्यद सहाफ़ी भी हैं, बहुत सी किताबें भी लिख चुके हैं, लेकिन इन्होंने जिन्नात पर भी एक किताब लिख छोड़ी है। तो खुद जिन्नात का वैसे नाम लेते हुए कितना खौफ सतारी हो जाता है कि अच्छा जिन्नात है, लेकिन एहतियात बरती जाए तो कोई खौफ की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन सन्नाटे से, अंधेरे से बच्चे भी डर जाते हैं, और हम बच्चे, माएँ भी बच्चों को डराती हैं, जिन्न आ जाएगा, सो जाओ, ये हो जाएगा, सो जाओ। तो अंधेरे कमरे में नहीं जाते बच्चे, अंधेरे रास्तों से नहीं गुजरना, रात को बाहर नहीं निकलना, खाली मकान में नहीं जाना, ये बहुत सारी ऐसी मफरूज़े हैं जिनके ऊपर हम चलते चलते अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ मिथ्स हैं और कुछ तो हकीकत पर हाँ बिल्कुल, तो हमें ये जानना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, और इनका ये कहना भी है कि ये 20 दिन तक, ये पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने 20 दिन तक जिन्नात के साथ वक्त गुजारा है। किस तरह से आपने गुजारा, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और ये जो 20 दिन तक वाकया कब का है चौधरी साहब? सबसे पहले तो ये बताइए, और क्या ये कोई इत्तेफाक था या आपका प्लान था? आपने प्लान बनाया कि जी मैंने जिन्नात के साथ 20 दिन गुजारने? यहाँ पे उन्होंने आपको मजबूर कर लिया कि 20 दिन हमारे साथ ही रहे? ऐसा था कि 89 की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इम्तिहानात थे मेरे। मैं अपने एक दोस्त के पास सहाफ़त का मैंने शुरू किया हुआ था। अच्छा। अपने दोस्त के पास, जैसे आप कंबाइंड स्टडी करते हैं, मैंने कहा सोचा उसके पास चला जाता हूँ, पेपर भी हैं। और ये किस जगह की बात है? ये सियालकोट की बात। अच्छा, सियालकोट में। सियालकोट के पास एक गांव था, वहाँ पर मैं गया। किताब के अंदर तो मैंने नाम बदल दिए हुए,
फर्जी नाम हाँ, रखे। आपने फर्जी जगहों के रखे। नाम बदल दिए हैं या जगहों के नाम भी, और वहाँ जो दोस्त अहबाब थे उनके नाम भी, इसलिए कि इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा मौजूद थी। कहानी के अंदर कुछ मामलात भी कुछ ऐसे थे, तो कुछ चीज़ों को बदलना बड़ा ज़रूरी। जो किताब में आपने लिखा वो सब हकायक पे मबनी था, लेकिन सिर्फ नाम बदले कर। नाम जो है ना उसमें बदलना बड़ा ज़रूरी थे। गांव का नाम अगर मैं बता देता तो लोग वहाँ जाना शुरू हो जाते, जैसे अभी तक मुझसे पूछते हैं। तो मैं बता रहा था, वहाँ पे जब दोस्त के पास गया तो उनके पीर साहब आए हुए थे, बड़े जवान से थे। अच्छा। और वैसे तो अनपढ़ थे। वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि जी हमारे जो पीर साहब हैं वो उनके जो बुज़ुर्ग हैं जिन्नात वो आते हैं। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने मजाक उड़ाया। उस वक्त तक आप जिन्नात पे बिलीव नहीं करते थे? नहीं, इस तरह बिलीव नहीं करता था कि जिस तरह आपके जी जिन्नात आते हैं, अभी आप बैठेंगे तो आपके पास आके बैठ जाएंगे। अच्छा। और यहाँ पर मैंने कहा नहीं यार, मजाक इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट बन चुका था और मुख्तलिफ अखबारात के साथ मेरा ताल्लुक। और जर्नलिस्ट को वैसे भी लगता है मेरे से बड़ा कोई जिन हो ही नहीं सकता। क्यूरियोसिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। और हमारा जो दौर था उसमें तो ये इस तरह था कि हम प्रैक्टिकली बहुत सारे काम करते थे, कि उन चीज़ों में से गुजरते थे, काम करने से आर नहीं होता था। बात यह है कि वहाँ पर उनसे मुलाकात जब हुई तो फिर पता चला कि उन्होंने यकदम पीर साहब से जब मुलाकात हुई, जी पहली मुलाकात थी जो मेरी पहली मुलाकात, तो वहाँ पर उन्होंने जिन्नात को हाज़िर कर लिया। और जिन्नात को जब हाज़िर किया तो जाहिर है फिर एक बात पर यकीन करना पड़ता कि आप अच्छा, जिन्नात को अपने हाजिर होते हुए सामने देखा और हाजिर कैसे आंखें बंद करवा किया? देते हैं, आंखें बंद करवा देते हैं और अंधेरा कमरे में कर लेते हैं जब वो हाजिर करते हैं। अब ये हर एक पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह करता है। ठीक है। जिसने फिजिकल उनको हाजिर करना है कि किसी इंसानी रूप के अंदर उनको लेके आना है, वहाँ पर ऐसे मामला ज़्यादा होते हैं। और मुझे चूँकि ऐसा ही एक मरहले में से गुजरना पड़ा। मैं था, मेरा दोस्त था, साथ वो आमिल जिन्हें हम इकबाल शाह कहते थे वो थे। और उसके बाद जो है एक भारी भरकम आवाज़ और उसके पास वजूद, वो फिर मेरे पास आके खड़े। और आपको ये कंफर्म है कि आप तीनों में से वो किसी की आवाज़ नहीं, बिल्कुल नहीं थी, अननेचुरल आवाज़। और आपने आँख खोलकर देखा भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरा वो होता है ना कि सहाबी जो होते हैं, जवान जो होते हैं, ज़्यादातर खचरे होते हैं, तो चालाकी के साथ आंखें बंद करके हल्का हल्का खोलना कि ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें कि कभी चुटकी काट ली, कभी पिन काट ली कि देखो मैं होश में हूँ कि नहीं। बट आपने आंखें नहीं खोली? आंखें बाकायदा, जिस तरह वो बता रहे हैं कि हल्की हल्की जिस तरह आंखें आपने हल्की हल्की सी आंखें खोल के ना, अंधेरे के अंदर आपकी मानूस हो जाती है ना आंखें, जब आप थोड़ी देर वहाँ रहते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि लाइट जला भी लेते हैं, फिर उनको बैठा देते थे, वो बैठ जाते थे, आराम से बैठ जाते थे। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी, बुजुर्ग की सूरत। अच्छा, आपने उनको फिजिकली देखा भी? फिजिकल इंसान के रूप में। इंसान के रूप में देखा? जब वो इंसान के रूप में आते हैं, फिजिकल आप किसी जिन को नहीं देख सकते। ये जो दावे करते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और लेकिन तो फिजिकल हुआ ना, किसी भी इंसान की शक्ल में हुआ, लेकिन है जिन था। हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोग बैठे होंगे ना, और जैसे आप ये अमूमी तौर पे चौधरी साहब जो एक तासुर है कि जिन्नात के पाँव उल्टे होते हैं या वो चुड़ैलों के होते हैं जुनेद, क्या वो बिल्कुल ही इंसानी? अच्छा, चुड़ैल को देखा आपने? ये कहानियों में तो ये सुना ना। अच्छा साहब, क्या बिल्कुल ही उनकी जो हैयत थी या जो बॉडी थी वो आम इंसानों की तरह थी या कुछ मुख्तलिफ नजर आया आपको? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जिन्नात आंखें में नहीं झपकते। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने इंसानी रूप में देखा है, तो वो तो उस वक्त ना चुड़ैल थे ना जिन थे। अगर आम इंसान, बिल्कुल नॉर्मल इंसान, नॉर्मल, लेकिन एक बुजुर्ग का एक रूप था उनका, चादर ऊपर ली हुई थी, आपको ऊपर सर के ऊपर पगड़ी भी जो थी। और थोड़ी देर बाद जब अकेले नहीं थे वो, उनके साथ उनके बेटे भी और भी, वो भी फिर जब उनको वैसे बैठे। मैं थोड़ा सा शार्ट करके आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब इस चीज़ को आजमाना था, मैं तो इतनी जल्दी यकीन नहीं कर रहा था। मैंने चूँकि कुछ चीज़ें पढ़ भी रखी थी और चाय उनको पिलानी मैंने शुरू की। चाय, अच्छा, चाय है, मैंगो हैं, और बाद में तो ऐसा वक्त आया कि उनके बेटे को आइसक्रीम भी खिलाया कर। थोड़ा सा चौधरी साहब, ये आप बता रहे हैं कि पहले एक बुजुर्ग की शक्ल में जिन्न आए, फिर उनके बाद उनके बेटे भी आए, तो क्या ये अचानक नमूदार हो रहे थे या बाकायदा चल के कमरे से कोई शख्सियत दाखिल होती है और आके बैठते हैं आपके साथ? और फिर किस वक्त ये कंफर्म हो गया आपको कि ये वाकई में जिन्न? मैंने बताया ये दो तीन चीज़ें मैं इन शार्ट आपको बता रहा हूँ ना, मुख्तलिफ तरह के वाक़यात वहाँ पे हुए, मुख्तलिफ
टाइम ये शख्सियात चल के आती थी नहीं, या चल अचानक के नहीं नमूदार आती थी, कमरे के अंदर ही जाहिर होती थी, कहीं बाहर से नहीं आती। दरवाजे से कोई एंटर नहीं होता था? बिल्कुल नहीं, हमने कभी नहीं देखा कि उनको जी कमरा खुला है या किसी रोशनदान से आए हैं। बिल्कुल, जब हमारी आंखें बंद करते थे, पहला मरहला ये है, अंधेरा होता है, आंखें बंद होती हैं, उसके बाद उनकी हाज़िरी का लफ्ज़ बोला जाता है। आंखें खुलती हैं तो वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, नहीं, हाज़िरी जब होती है तो उनकी आवाज़ें, उनकी सांस चलना, आपको 3 बंदे और आपको एक कमरे के अंदर बंद है और आपको पता चल जाता है कि हमारे अलावा भी अब कोई आ कोई है यहाँ? अच्छा, तो ये आपकी आवाज़ पहली मुलाकात? जो सांस जो थी, हाँ जी, सांसें जो थी उनकी, उनसे सुनाई देता था, पता चलता था कि फिर आपके साथ जैसे मेरे साथ आके लगना, मुझे टच करना, मुझसे मिलना, मुझसे बातें करना, मेरे करीब आके। अच्छा चोई साहब, आपने एक चीज़ कही है कि आपने उनको आइसक्रीम भी खिलाई, आपने उनको मैंगोज भी खिलाए, ये उसी दिन का वाक़या जब आपकी पहली मुलाकात थी? मुख्तलिफ दिनों मुख्तलिफ औकात। तो आप मुख्तलिफ औकात में उनके साथ मिलते रहे 20 और दिनों की वही बात जो पीर साहब थे वही उनको आपसे मिलवाते रहे? पीर साहब की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये 20 दिनों की बात बता रहा हूँ ना। इस दौरान जब मेरा उनसे फिर ताल्लुक़ बना, उनको भी ये पता था कि ये बंदा जो है ना हम पे शक कर रहा है, ठीक है, ये हुज्जती है। हुज्जत इसलिए कि मैं उनसे वाक़या सुनता था। जब उन्होंने कहा कि इनकी तकरीबन कुछ 900,000 के साल के करीब उम्र है, तो ये उन्होंने खुद बताया? हाँ, उन्होंने बताया। जब उन्होंने ये बताया तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका मिला था आपको उनसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा क्या क्या पूछा आपने? नहीं, वो बताने वाली बातें बहुत सारी, जो बता सकते हैं वो बता दीजिए। मैं आपको तारीख़ का मुझे चूँकि था जी। अब उन्होंने बताई कि 800 और तकरीबन 1000 साल उम्र है। अभी तो आपको ये बात बताया ना। फिर जब मेरे उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा बना और बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ, इस दौरान उन्होंने जो जिन्नात जो थे, जी जी, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को बुलाया। उन्होंने फिर अपने बुजुर्गों को बुला लिया? जिनकी 1400 साल उम्र थी। उसकी वजह क्या थी? कंफर्मेशन के लिए या आपने कुछ ऐसा सवाल उनसे? ताल्लुकात ऐसे बन गए। अच्छा, जैसे हम मोहब्बत जब किसी से करते हैं तो फिर उसके दीवाने भी तो होते हैं ना। अच्छा, ये बात अच्छा, आपके साथ मोहब्बत कायम हो जाने के बाद वो डायरेक्टली आपके पास आ जाया करते थे या फिर भी वाया वो उन पीर साहब के ही आते? पीर साहब के अमल के ज़रिए से आते थे। वो पढ़ते थे और वो आते थे। कुछ एक ऐसी गैर मानूसी ज़ुबान थी जिसमें वो पढ़ते थे, कभी मुझे लगता है जिसमें अरबी के अल्फाज हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये अबरानी ज़ुबान है। वो उन जिन्नात ने उनको कुछ अल्फाज सिखाए हुए थे, जो उनका कोड था उसके ज़रिए वो आया करते थे। लेकिन जो आपने वाक़या सुना वो थोड़ा सा पार्शली है कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने किसी के घर जाना है, वहाँ पर जाकर हाज़िरी लगवानी है, और वहाँ किसी के घर में कोई इसी तरह के जिन्नात आ गए थे, भूत प्रीत आ गए थे, खौफ की फ़ज़ा थी। तो वो कहने लगे कि आप चलें। वो पहली बार मैं उनके साथ वहाँ गया। ये मंज़र देखने के लिए मेरे दिल में तो था ना कि अब मैं देखूंगा कि ये जिन्नात को निकालते कैसे हैं, जिन्नात को कैसे निकालते हैं किसी के घर से। अब वहाँ पर जाके कुछ मामला ऐसे हुए, कुछ गड़बड़ ऐसी हुई। वहाँ पर जब गए तो उनके घर के अंदर अंजीर का दरख्त था। अच्छा। और मैंने देखा जैसे ही हम वहाँ एक हम सुना करते थे ना कि जो कुत्ते होते हैं उनको पता चल जाता है कि जिन्नात जो हैं जब ज़ाहिर होते हैं, कहते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं आवाज़ें, और ये ऐसा ही काम शुरू हो। उनके घर के कुत्ते जो थे वो भौंक भौंक के पागल हो गए एक तरह के। बाद में उन्होंने वहाँ से निकाला उनको, और अंजीर का जो दरख्त था उसके ऊपर शोर मच गया। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई और जो है जिन्नात की पखियाँ हैं। पक्षी जो है बुनियादी तौर पर जिन्नात जहाँ बसेरा करते हैं उनकी बस्ती को, उनके खानदान। ये मेरे ख्याल में ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जितनी भी सुनते जाएंगे हमारा दिल तो नहीं भरेगा। थोड़ा सा हम ये बता दें कि जिन्नात से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ मिथ्स हैं, जो कहा जाता है कि जिन्नात किसी पे आशिक हो जाते हैं, ख़वातीन को कहा जाता है कि जी वो अपने पाकी नापाकी का ख़ास ख्याल रखें, खुले बालों के साथ खुशबू का ज़्यादा इस्तेमाल, दरख्त के नीचे से ना गुजरना, ये सारी चीज़ें वाकई हकीकत पे मबनी हैं या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? इसमें कितनी हकीकत है, ज़रा रोशनी? जो मैंने इसका जो मुशाहिदा किया है, जो तजर्बा किया है या तहकीक की है, उसके मुताबिक तो ये ज़्यादातर बातें झूठी हैं। इसका इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ख़ातून ने खुशबू लगा ली है, बाल उसके खुले हैं और उस पर जो है ना जिन आशिक हो गया। ख़ास तौर पर हम मुसलमान बहुत ज़्यादा डराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये ज़्यादा है ना कि हमारी लड़की के या हमारी बहन के बाल क्यों खुले।
या ये खुशबू लगा के रात को बाहर क्यों निकलती है। ये हमारे रिजर्वेशंस हैं ज़्यादातर। इससे मुतल्लिक लेकिन जिन्नात से आप- पूछने का कुछ इत्तेफाक हो पाया? ये सारे जो सवालात हैं कि आप किस पे आशिक होते हैं या किसी को पसंद कर लेते हैं, उस पे हावी हो जाते हैं, फिर निकलने का क्या तरीका, क्या ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ उनसे पूछने का? बहुत कुछ, यानी कि उनसे अलूम की बातें बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें आज़म जो है एक तरह से उन्होंने मुझे सिखाया था, अच्छा, ख्वाबों की ताबीर उन्होंने सिखाई। इसमें ये तो आज़म से ताल्लुक- मुतल्लिक कुछ हमारे नाज़रीन को भी रहनुमाई मेरा करें। मेरा जो नहीं, मैं बताता नहीं ना, इस तरह नहीं मैं आमिल नहीं हूँ। मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि कोशिश के बावजूद भी चाहा गया कि मैं नहीं ये काम करता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि मैंने जिन्नात से ब्रेकअप कर लिया था। अच्छा, आपने 20 फिर दिन आप उनके रास्ते में साथ नहीं- गुजारे हैं और 20 दिन में आपने उनसे कोई ऐसा फ़ायदा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं, लोग तसव्वुराती दुनिया में भी रहते हैं, कुछ मेरे जैसे तो वो सोचते हैं अगर कोई जिन हमारे साथ होगा तो हम उससे डायमंड ला दें, हाँ कुछ उससे सेट ला कुछ दें। हाँ कुछ ना कुछ उससे डिमांड रखेंगे कि हमारा ये कोई काम कर दें, वो कर दें। आपने तो 20 दिन गुजारे हैं, आपके ताल्लुकात भी अच्छे हो कोई गए। फरमाइश आपने क्या की और आपने कोई पूरी हो गई फरमाइश हो? रखी हो? नहीं, ख्वाहिशें अल्लाह का शुक्र है कि वैसे ही जो है एक इंसान होने के नाते अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह अता करता है। जिन्नात बिल्कुल कुछ ऐसी काम नहीं करते जिस तरह की तवक्कुआत हमने जो की होती हैं या कहानियों में पढ़ा होता है या ड्रामों में देखा होता है, फिल्मों में देखा होता है। ये असल में इंसान का जो खौफ और तजस्सुस है ना, ये उसके लिए ज़्यादातर ये फिल्में बनती हैं, इसलिए या किताबें ऐसी लिखी जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्नात इस तरह इंसानों की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करते, वो अपनी दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ जहाँ भी लेकिन जो मौके- हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आमिल बाबे, जो ये कहते हैं कि हमारे साथ जिन्नात चलते हैं और वो अजीब अजीब हरकत करके भी बताते हैं। हमने बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स पर भी देखे हैं, बहुत से सोशल मीडिया पर भी आमिल बाबाज देखे हैं जो कि ये दावा करते हैं कि उनके पास जिन्नात है और वो उन जिन्नात से कुछ भी करवा सकते हैं। इनमें कितनी सदाकत है कि जिन्नात किसी के कहने पर किसी को तंग कर सकते हैं, किसी का घर उजाड़ सकते हैं, किसी के लिए कुछ गलत कर सकते हैं? क्या ऐसा होता है? देखें, जिन्नात और जादू तो जो है ये चीज़ें मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं जितना इस वक्त यूरोप में, इंडिया में और इवन के इसराइल में यहूदी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब तो यूनिवर्सिटियों में यूरोप में पढ़ाया जाने लगा है। जो अकल्ट साइंसेस का पहले लफ्ज़ था, अब बाकायदा जो ब्लैक मैजिक के तौर पर मास्टर अब करवाया जाने लगा है। अब तो यूके की यूनिवर्सिटी में ये इसका जो शुरू हो चुका है ये सेशन जो, और उसके लिए बड़े बड़े आलम दीन जो आलम हैं इन चीज़ों के, वो उन्होंने सऊदी अरब से भी, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी लेकर जा रहे हैं, मिस्र से हम लेकर देखते जा हैं रहे इंग्लिश मूवीज बहुत सारी ब्लैक मैजिक के ऊपर बनी है और ये इस तरह जो की चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक आमिल की बात बताऊं कि एक आमिल मेरे पास आया। मैं उन दिनों छापे मारा करता था, नवाए वक्त में था मैं, तो मैं इन लोगों को एक्सपोज किया करता था कि ये कितनी झूठ की बुनियाद पर लोगों का ईमान ख़राब करते हैं। तो बहुत बड़ा मशहूर वो एक बंगाली बाबा था, नाम उसका कुछ और था, लेकिन बंगाली चूँकि बहुत सारे लोग लगाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि शनाख्त हो जाए आपको। वो साहब जो थे एक दफ़ा मेरे पास आए, कहते हैं मैंने थाने जाना है। मैंने कहा जी थाने आपने क्यों जाना है? तो कहने लगा असल में मेरी बेटी जो है ना वो घर से भाग गई है। अच्छा, तो मैंने कहा आप अपने जिन्नात से क्यों नहीं कहते कि आपकी बेटी का पता कर लें? और ये जो लोग हैं, यानी कि सिर्फ ये ज़्यादातर सुनी सुनाई ये बातें। शैतानियत का एक काम है। शैतान खुद एक ताकतवर चीज़ है और ये उसको राज़ी करने के लिए जिस तरह के काम करते हैं, जिस तरह की आपने इशारा भी किया जिस गुफ्तगू की तरफ, ठीक, ये इस तरह के गंदे काम करके काम करते हैं ज़्यादातर। देखिए छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने पकड़ी होती हैं, ये कर और उसी को एग्जैजरेट करके बताते हैं और अपनी कमाई का एक जरिया भी बनाते हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दिलचस्प कहानी थी शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, और यकीनी तौर पे हमारे पास वक्त होता तो इस पर मज़ीद बात करते। आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दीगर जो मौज़ूआत हैं हमारे उनको भी शामिल हमारे गुफ्तगू साथ करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और नाज़रीन, मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसकी रोशन मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा मुनीब राव, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मिस पाकिस्तान ग्लोबल का आपने टाइटल जीता और उस वक्त आप स्टडीज़ भी कर रही थी, तो स्टडीज़ के दौरान ये ख्याल कैसे आया? स्टडीज़ के दौरान इस तरह से आया क्योंकि मैं फ़ैशन से रिलेटेड थी और मैं फ़ैशन में शुरू से बहुत ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। तो मैंने बी इंटरनेशनल अवार्ड विन किया था। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मुझे मिस पाकिस्तान में भी अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मेरी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ था, बिकॉज वो चाहती थी कि मैं आपने अप्लाई किया या उनकी टीम ने आपसे रब्ता किया?
मैंने अप्लाई किया था, उनका एक फॉर्म होता है उधर, वो फिल करना होता है। मेरी एक टीचर ने मुझे कहा था कि आप फॉर्म फिल करें, अप्लाई करके तो देखें वर्ता, बिकॉज़ मैं जस्ट स्टूडेंट थी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये टाइटल भी विन कर सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे। और कितनी लड़कियां थी जिसमें से आपको सिलेक्ट किया गया? थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, और उसमें से फिर हमें सिलेक्ट किया गया, और फिर हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई, जिसमें आपकी एक चीज़ पे, ग्रूमिंग में, आपकी बोलने में, एक एक चीज़ में आपकी तवज्जो दी जाती है। तो बाकायदा यानी कि आपने ट्रेनिंग ली थी? कितना अर्सा थे? 1 मंथ की आपकी ये ट्रेनिंग थी, और मिस सोनिया अहमद थी जो ये ट्रेनिंग हमें करवा रही थी। तो ब्रेक में इशाल भी चाह रही थी कि आपसे वो टिप्स लिए जाएं कि अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपनी फिटनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप तो ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं, आप करें अप्लाई, कोई मसला नहीं। आपको कुछ करने की ट्रेनिंग होती है, बट यस ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने मुल्क को किस तरह से आगे जाके। सियासत भी सिखाते हैं मतलब? नहीं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो क्या बोलना क्या सिखाते हैं उसमें, मतलब किस तरह? आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आप आगे जाके सोशलाइज किस तरह से कर सकते हैं। हम डिफरेंट NGOs के साथ भी काम करते रहे, पार्टिसिपेट किया, हमने वॉलंटियर किए, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप 300 आवर्स भी दें NGOs के साथ, और डिफरेंट जगहों पे जाके पार्टिसिपेट करें, और अपने मुल्क की खिदमत में अपना हाथ। और जो खौफ था जिस वक्त आप कंटेस्ट कर रही थी, आपको लग रहा था कि इतने ज़्यादा और भी लड़कियां हैं? मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं विन कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा था जस्ट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, और बिल्कुल मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था, मेरा थीसिस ईयर चल रहा था। बट मेरी मदर बहुत ज़्यादा मुझे कहती थी, वर्दा तुम ही विन करोगी और तुम ही हो, तो बस उनकी मोटिवेशन से आज मैं यहाँ पर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये क्राउन आपको मिस यूनिवर्स ग्लोबल के अवार्ड मिस से, पाकिस्तान ग्लोबल के अवार्ड से, मतलब ये आपको वहाँ से मिला है क्राउन? ये क्राउन भी आपको पहनाया गया? जी बिल्कुल, ये पूरी एक सेरेमनी हुई थी हमारी, और ये बहुत अच्छा मोमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है इसकी? ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं? नहीं, वो मिस ग्लोबल पाकिस्तान का है, मिस्टर का है। मिस्टर की भी बट कैटेगरी, मिस्टर ग्लोबल पाकिस्तान। हाँ जी, बन सकते हैं बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग होती है, और ये कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई थी हमारी, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी अप्लाई करें। मैं तो अब बुजुर्गों में शामिल नहीं, क्या हो गया, चॉकलेटी हीरो है हमारे चैनल के। चाहता हूँ कि नए बच्चियों को मौका दिया। नहीं, नए बच्चियों को रहने दें। हम वैसे नए बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो कंटेस्ट करना चाहें, क्या कुछ करना होगा अपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपनी ड्रेसिंग को किस तरह से इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से इम्प्रूव? अच्छा, मैं ना फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, बिकॉज मैंने स्टडी फैशन में की है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इसमें ग्रूमिंग के लिए अपनी भी। एक आपको अपनी कलर पैलेट पता होती है कि आपको किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, किस इवेंट पे आपको किस तरह मुझे आपकी ड्रेसिंग को देख के आई लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी आपको बहुत नहीं मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने जो कलर्स पहने हैं तीनों पीपल्स पार्टी के फ्लैग। और ये ड्रेस भी आपने खुद डिज़ाइन किया है? जी बिल्कुल, बिकॉज मैं फैशन से हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, कब मुझे क्या पहनना चाहिए, मेरी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए। तो ये है कि लोग इस चीज़ को जान के आए, बल्कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको चाहिए वो इस चीज़ पे तवज्जो दें। जब इंटरव्यू के लिए भी मैं देखती हूँ ना, लोग जा रहे होते हैं, तो अपने आप को अच्छे से लेकर ही नहीं जाते कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें इंटरव्यू में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वर्दा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आगे क्या? अभी रिसेंटली मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है ऑनलाइन। अच्छा, आइडेलिक बाय वर्दा किस नाम से? आइडेलिक बाय वर्दा मनीब्रा, और ये हैंडबैग के मेरे ब्रांड का है। अच्छा। तो आप उसमें एक्सेसरीज हैं या उसमें लेडीज़ के ड्रेसेस भी हैं? नहीं, अभी मैं ड्रेसेस की तरफ नहीं गई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं एज अ फैशन कंसल्टेंट भी काम कर रही हूँ ऑनलाइन। बट ये कि मैंने अपना ब्रांड जो है बैग्स के ऊपर बनाया, बिकॉज बैग्स जो हैं वो अल्टीमेट फैशन एसेसरी है, हर एक के पास होता है, तो मेरे ख्याल में मुझे इसको आगे लेकर। तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री से हटकर एक बिज़नेस भी करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि माहिरा खान है, हमायूं सईद है, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ।
बिल्कुल ठीक है। तो आगे स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखने का प्लान है या? जी मेरी आदत है, मैं हर नई चीज़ सीखती रहती हूँ। कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है तो मेरा होता है कि मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे पास भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो मैं करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे आगे लोगों से भी डील करना होता है, इसकी प्रोडक्शन देखनी होती है, चीज़ों की प्रोडक्शन कैसे जा रही है। चलें, ज़बरदस्त वर्दा, ढेरों मुबारकबाद भी और बेस्ट विशेस भी आपके फ्यूचर के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। इसी तरह से हमारे जो नए आने वाली जनरेशन है उनको भी गाइड करती रहिए और भरपूर कामयाबियाँ समेटिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। ये था यंग टैलेंट और वो टैलेंट जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए खूबरू अदाकार फवाद खान की भी। बिल्कुल जी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी लाखों मद्दाह हैं उनके, और फवाद खान ने जहाँ जहाँ परफॉर्म किया है लोग उनके गर्वेदा होते हुए नजर आए हमें। हमसाया मुल्क भारत की बात कर लें तो वहाँ पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा जो है उन्होंने मनवाया, खूब चर्चे हैं उनके। लेकिन अब फवाद खान की बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है और इससे लगता है कि उन्होंने अपने लेवल से निचली सतह पर आकर काम करना शुरू करने का इरादा कर लिया है, जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है। कुछ सार्फिन भी उन पे बड़ी वानी कपूर के साथ वो आ रहे हैं, इसके अलावा मलाइका अरोड़ा के साथ आ रहे हैं। डी ग्रेड की खवातीन से या एक्ट्रेसेस के साथ क्यों काम करने? अच्छा, ये वैसे मुझे लगता है कि काम तो काम होता है, तो फिर मतलब मानी भी अदाकाराएं हैं। लोग चाहते हैं कि आप करीना कपूर के साथ करें, कतरीना के साथ करें, या वो अदाकाराएं जो टॉप नॉच की हैं उनके साथ उन्हें काम करना चाहिए। फवाद विद वानी ये फ्लॉप हीरोइन रह गई थी इसके लिए, यानी कि लोग बहुत नालान दिखाई दे रहे हैं जी, खासतौर पे पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन मैं अगर देखूँ तो वानी एक अच्छी अदाकारा हैं, गो के उनकी फ्लॉप मूवीज़ गई होंगी, बहुत सारे अदाकारों की अदाकाराओं की फ्लॉप मूवीज़ भी जाती हैं, लेकिन वानी एक अच्छी अदाकारा हैं। तो अगर फवाद उनके साथ मूवी कर रहे हैं तो ये उनकी एक म्यूचुअल, आप कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसला, बिल्कुल एक म्यूचुअल अदाकारी पे डिपेंड करता है, स्टोरी पर डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी हीरोइंस जो कि साइड रोल करती रही हैं, बहुत सी सुपरहिट अदाकारी भी उनकी देखने में आई है नई आने वाली मूवीज़ के अंदर। और छोटा सा ड्रामा या छोटा सा किरदार भी है, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। वही किरदार हो सकता है कि आपको शौहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दे, अगर आपकी एक्टिंग में जान है, आप में स्किल्स हैं। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेडी फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से अपने फार्म्स रन कर रही हैं और किस तरह से वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। तो ब्रेक के बाद भी बताएंगे उनसे सीख के। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे सजल अली की खूबसूरती की। और ये अदाकारा बहुत ही खूबसूरत हैं और उनकी अदाकारी भी कमाल करती है, जो भी किरदार अदा करती हैं उनमें उसमें जान डाल देती हैं। और सजल अली बॉलीवुड के अदाकाराओं के साथ भी काम कर चुकी हैं और वो भी उनकी सलाहियतों के मुतरफ हैं, क्यों ना हो, उनकी अदाकारी ही ऐसी है। और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े अदाकार और अदाकाराएँ सजल अली को सराहती हैं उनके काम की वजह से। ज़ारा नूर अब्बास ने उनसे मुतल्लिक़ क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। अदाकारा की किसी दूसरी अदाकारा के लिए तारीफ करना होती भी यही है कि जब आप हंस रहे हो तो सब आपको देख के हंस रहे हो, और जब आप रोते हैं तो फिर आपके देखने वाले आपको देख के रोते हैं। तो यकीनी तौर पे एक अच्छी अदाकारा है पाकिस्तान की, जो नामवर अदाकारा है उनमें से एक। आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और बात हो रही थी फॉर्मिंग की। आमतौर पर नाज़रीन, जब फॉर्मिंग की बात की जाती है तो मर्द हजरात का ही ख्याल आता है, और क्योंकि ये काम मर्दों का ही समझा जाता है। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी बहादुर खातून से जिन्होंने वालिदैन के नाम को स्ट्रॉबेरी, अमरूद और लीची के फॉर्म बनाकर मिसाल कायम की, उनका नाम रोशन किया है और मिसाल भी हमारी ख़वातीन के लिए। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा फैसल, मिसेस न्याजी, ये नीलोफर के नाम से अपने जो चला रहे हैं फार्म्स। वेलकम टू शो, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह जुनेद ने कहा कि मर्दों का काम है, मर्दों को ये अच्छा लगता है, उन्हीं को सांझे, ये बड़े तासुर भी ऐसा है और लोग कहते भी हैं कि ये तो फार्मिंग है ही मर्दों का काम, काश्तकारी कहाँ ख़वातीन कर सकती हैं। आपने एक मिसाल कायम कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चाहती थी कि देखें लेडीज हर फील्ड में तो आ रही है, बिल्कुल आ गई, ठीक है ना, तो वाई नॉट। ये मर्द हज़रात मानते नहीं है ना, मसला ये है। नहीं जी, बिल्कुल मानते हैं, आप आए हमारे पास। ज़रूरत थी, शौक था, आइडिया कैसे आया ये फार्मिंग करनी है? आइडिया तो पहले मेरे पास अपनी ज़मीन थी, पहले मैं थोड़ी सी स्केल पे करती थी, फिर मैंने कहा नहीं, अपनी चीज़ को अपने हाथ में लेते, थोड़ा सा प्रॉफिट बनेगा, अच्छा थोड़ा सा मैं काम सीखूंगी, नेचर के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का शौक था। फार्म्स तो मैंने अपने मामा और बाबा के नाम से ऑलरेडी रखा हुआ था उनका नाम, तो फिर मैंने लगाया। फिर अच्छा, बागबानी का शौक भी होता है और फिर ये भी होता है कि आप जो है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और ज़मीन पड़ी हुई है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए इसमें आई है, या फिर आपको पौधे लगाने का, फसलें उगाने का एक शौक था जो आपको इसके अंदर ले आया? मैं आर्मी के बैकग्राउंड से हूँ,
तो हम ट्रैवल तो बहुत करते थे डिफरेंट इलाकों में, तो मुझे नेचर के पास तो रहने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके बाद जब हम लाहौर आए बचपन पे, तो मैं देखती थी मेले लग रहे हैं और लोग आ रहे हैं और हर वक्त मेला हो रहा होता था, तो मैं उस तरफ में था मेरा रुझान कि मैंने उसे काम करना ही करना है। अच्छा, तो काम लेना कितना मुश्किल था लेबर से, क्योंकि हमारी जो लेबर है उनसे काम लेना भी एक बजाते खुद एक टास्क है, वो आसानी से काबू नहीं आती लेबर। पहले 8 मंथ तो वाकई हार्ड था, ठीक है ना, काफ़ी टफ हुआ। लोगों ने मुझे मूड दिखाए, लेबर भी मूड दिखाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेबर को भी आइडिया हो गया कि नहीं बाजी नहीं पीछे हटेगी, बाजी काम। यानी कि आप हिम्मत हारने वाले नहीं, आपने बता दिया था। तो क्या कुछ है जिसकी फार्मिंग कर रही हैं आप? जी, हम स्ट्रॉबेरी की कर रहे हैं, लीची की हो रही है, अमरूद हो रहा है, बनाना हो रहा है और मेलन हो रहा है। ये सब कुछ यहाँ लाहौर के वेदर में इसकी फार्मिंग की जा सकती है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे पास क्या कमाल का लाहौर का वेदर है। ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये नहरी पानी मिल जाए तो और बेस्ट हो जाता है। अच्छा आयशा साहब, एक तो है कि वेदर बड़ा सूटेबल है तमाम फलों के लिए जो आपने उगाए। स्ट्रॉबेरी बड़ी सेंसिटिव होती है, उसकी केयर करना, फिर उसको उतार कर उसी तरह से सेव रखना और फिर वो शॉप्स तक पहुंचाया जाना, वो कि बड़ा मुश्किल होता है। वो किस मरहले पर उतार ली जाती है कि बिल्कुल फ्रेश और रेड रहे, गली हुई भी ना हो, ख़राब ना हो जाए, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, हम टनल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, या ओले, आपको पता है बारिश होती है, ओले गिरते हैं, ये ओस पड़ती है, पौधा खराब होता है। हार्श वेदर होते हैं, वो नहीं, डिफरेंट वेदर है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, मेरी 19 एकड़ क्रॉप खराब भी हो गई थी एक जगह पे, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड पे हमने वो कवर की हुई थी, वो बच गई थी। स्ट्रॉबेरी ऑल्टरनेट डे पे उतरती है। लाइक अगर आपके पास 4 कनाल्स हैं तो एक दिन इधर उतरेगी, एक कनाल पे उतरेगी और ऑपोजिट उस डायरेक्शन वाले पे उतरेगी, फिर नेक्स्ट डे इधर उतरेगी, फिर वापस। अच्छा, कितना एरिया कम से कम हमें चाहिए होगा अगर हम खुद से फार्मिंग करना चाहते हैं? लीची, स्ट्रॉबेरी, बनाना, या आपने 2-3 चीज़ें और भी बताई, तो कितने जगह से, कितने रकबे से काम शुरू किया जा सकता है? बेटा देखो, आप तो पॉट में भी स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, पॉट में प्लांट लगा लो। ज़ैफ़रान की जो एक बता रहे हैं आजकल, वो भी बड़ा चल रहा है, क्या उसका भी कोई इरादा है? हाँ जी, ज़ाफ़रान का बिल्कुल है। आप के साथ नहर का पानी हो, ठीक है, और लाहौर का वेदर हो, ठीक है, आपको ज़ाफ़रान आराम से पानी के साथ साथ लगा लें। वाओ, थोड़ा सा आप लोग ज़ाफ़रान बहुत कॉस्टली है। अच्छा, हाँ साहब, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं 8 लाख उसको हम लोग काउंट करते हैं कि गोल्ड की प्राइस पे, ठीक है ना, रेड गोल्ड भी कहा जाता है ना उसे। तो आप उसको लगाएं, उसको थोड़ी सी केयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त ये पाकिस्तान है। थोड़े से लोग निकले क्रॉप्स की तरफ आए, इतना बड़ा बिजनेस है, आप बिलीव ही नहीं करोगे। यहाँ पर ऐसी लेबॉर्ट्रीज हैं, लोग आपको हेल्प आउट करने के लिए खुद क्रॉप पे आ जाते हैं। अच्छा, फल का जायका बड़ा मैटर करता है कि कौन से एरिया का फल कितना जायकेदार होगा। आपके जो फार्म्स हैं, लोग आते होंगे, डेफिनेटली खाते होंगे, क्या लोगों के व्यूज़ होते हैं कि फल का जायका कितना मुख्तलिफ है बाकी जगहों के फल से? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि इतना अच्छा फीडबैक होता है। हमारी ऑनलाइन भी बहुत अच्छी सर्विस चलती है। ओके, डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। हर साल मैं एक्स्ट्रा और लैंड लेती हूँ कि चलो मज़ीद और बढ़ाते हैं काम को। अच्छा, ये तो आपने बताया कि पॉट से भी कारोबार शुरू किया जा सकता है, उससे आपने हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन कितने सरमाए से ये कारोबार शुरू हो सकता है? देखिए, 1.75 रुपये का एक प्लांट है, ठीक है ना, आप उसको लगाते जाएं, नीचे पॉट के वो कर लें, आप क्यारियों में लगा लें। हाँ, उसको खुराक अच्छी देनी है आपने, उसमें थोड़ी सी एनर्जी लगती है, फर्टिलाइजर आपका अच्छा होना चाहिए, फीड उसको फीड करेंगे। देखें, आप शुरू में जब बच्चे को मालिश करते हैं, दूध देते हैं, सिरिलैक देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, आपने स्ट्रॉन्ग बनाया तो बेबी चल पड़ा। बिल्कुल, ठीक है, आपने ज़मीन को बेस देनी है, उसके बाद आपका प्लांट कहीं नहीं जाता। और अच्छा, ये तो हो गया घर के लिए, खाने के लिए, अगर हम पॉट्स के अंदर लगाते हैं। जुनैद ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो कितनी जगह हमें चाहिए होगी स्टार्ट में और कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, फर्टिलाइजर, लेबर और जगह, व्हाटएवर जो भी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपने 3 कनाल जगह है, 3 कनाल है, आपका ना आधा एकड़ भी नहीं है, चलो 3 कनाल हो गया ना, 3 कनाल ज़मीन ली, उस पर आपने 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की, उसमें आपकी सारी कॉस्ट भी आ गई, सारी फर्टिलाइज़र भी आ गई, आपके प्लांट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, रेडी हो गया। आपको वो फर्स्ट वीक में वो रिटर्न हो जाएगा। फर्स्ट वीक में? हाँ, जब जैसे फ्रूट टूटेगा। कौन सी फसल है जो एक हफ्ते में तैयार हो जाती है? मैं इसीलिए तो लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मिथ्स पे मत जाएं, आप फील्ड पे आएँ, हम आपको बताते हैं आपने लगाना क्या है। आप देखें, आप स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सपोज आप दोनों लगा रहे हैं, मैं आपको स्ट्रॉबेरी की ही क्रॉप के अंदर
मिर्चें लगा दूंगी, 7 प्याज लगा दूंगी। अगर 1 एकड़ होगा, ठीक है, आपको 1 एकड़ में प्याज का 1 लाख रुपए स्ट्रेट प्रॉफिट होगा स्ट्रॉबेरी के अलावा। ठीक है, अभी तो जब तैयार होगी सो हाँ जी, आपको वो देगी, तो हो रही है ना, आपके साथ साथ चल रही है, और प्याज भी तैयार होगी, और फिर ये जो हाइब्रिड मिर्च लगी हुई है ये भी आप दरमियान में अच्छा, लगा ये दें। लगाने का शौक बहुत मैटर करता है कि आपके अंदर जो है ना वो मोहब्बत कितनी है पौधों से। मेरे बहनोई हैं, उन्होंने अपनी छोटा सा उनका लॉन है, उसके अंदर उन्होंने इतनी चीज़ें लगा दी हुई हैं, तमाम इकसाम के उन्होंने फल लगाए हुए हैं, और वो फल भरपूर जो पौधे फल दे रहे हैं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी भी थोड़ी सी जगह इसके अंदर भी लगा दें। वो छोटे छोटे पौधे जो है वो फल देना शुरू हो गए हैं। तो अंजीर के पौधे लगे हुए हैं, बीच में अवाकाडो लगा हुआ है, बीच में नाशपाती, बहुत सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं, जो कि बंदा सोचता है कि यार ये कब फल देना शुरू करे। छोटे छोटे पौधे हैं, वो फल देना शुरू हो गए हैं। चीज़ों को बना के खाने की खुशी भी बहुत खुशी होती है, आपको ये तसल्ली भी है कि वो आपके तो। सामने उगी हैं, सामने बड़ी हुई हैं, और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो साफ सुथरी भी हैं। और क्या, वो आप जितना उसको एंजॉय करते हैं ना, जब आपका बेबी प्लांट पहला फल दे की तो खुशी, एक्साइटमेंट। अच्छा मिसेस नियाजी, चैलेंजेस क्या रहे, मुश्किलात क्या हैं इस तमाम जर्नी में जो आपने फार्मिंग का सारा सफ़र था? थोड़ी सी मुश्किलात आई, वही जो जब हमने नया स्टाफ हायर किया, ठीक है, वो उन्होंने कहा जी लेडी खड़ी हुई है तो चलो जी इसको हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, हम काम नहीं करेंगे, जाके क्रॉप्स के बिल्कुल अंदर जाके बैठ जाते थे, उनको बाहर निकाल के रिक्वेस्ट करना प्लीज। उसका तोड़ क्या लगाया, कैमरे लगाए फिर आपने? नहीं, मैंने कोई गैजेट नहीं, वहाँ मतलब तो लाइट ही नहीं है। आपको फिजिकली वहाँ पे कितना वक्त देना पड़ता है? देखिए, मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं फजर तक उठ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मैं अपने घर में से थोड़ा सा बच्चों को देखा, हस्बैंड को देखा, देन मैं क्रॉप्स पे चली जाती हूँ। ओके, आप फिजिकली वहाँ पर मौजूद होती हैं, राउंड लगाती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर पर नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, लेबर पर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको खुद वहाँ पर आपको थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। अब मैं लगाती हूँ वहाँ पर, मैं देखिए ना, गुआवा भी है, लीची भी है, स्ट्रॉबेरी का भी है, तो काम तो है। मेलन। अच्छा, हम किस सीजन में आए, हमें बताएं बेस्ट सीजन कौन सा है? हम एक तो विजिट भी हमारे पास अमरूद लगा हुआ है, ठीक है, अमरूद लगा हुआ है, लीची तो हमारी क्लोज होगी, स्ट्रॉबेरी हमारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेलन का सीजन अभी क्लोज हो गया, अभी हमने क्लोज। चलें अमरूद खाने के लिए मिसेस नियाजी के पास चलेंगे, लेकिन ये भी जाते जाते बता दीजिए कि सिर्फ लाहौर को कवर कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके फ्रूट्स सप्लाई हो रहे हैं? हमारे पिंडी जा रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके लिए स्ट्रॉबेरी का जूस बनता है, वो लोग हमसे स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं, लीची खरीदते हैं और अमरूद खरीदते हैं। आप रेस्टोरेंट्स को भी देती हैं? हाँ जी, बड़े नोन रेस्टोरेंट्स हैं, ओके, उनके लिए भी जाता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस नियाजी हमारे साथ मौजूद थी और हमारी ख़वातीन के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। उम्मीद करते हैं कि आप छोटे से लेवल से काम शुरू करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और पॉट्स पर भी लगा सकते हैं। और बात हो जाए सबकी फेवरेट बिरयानी की। बिरयानी का नाम जब आता है ना तो एक झगड़ा शुरू हो जाता है, बिरयानी आई कहाँ से है, और क्या ये सिंधी बिरयानी है, बलोची बिरयानी है, कराची बिरयानी है, आलू वाली बिरयानी है, पाकिस्तानी बिरयानी है। आलू वाली और बगैर आलू वाली बिरयानी का तो जो झगड़ा है वो शुरू से ही चलता आ रहा है। कराची वाले कहते हैं कि आलू के बगैर बिरयानी नहीं होती, लाहौर वाले कहते हैं कि आलू के साथ की बिरयानी नहीं होती। तो मतलब ये अजीब है, लेकिन बिरयानी पाकिस्तान। अच्छा, मुझे अपनी बनाई हुई बिरयानी पसंद है, उसमें मेरा दिल चाहता है तो मैं आलू डालती हूँ, दिल नहीं चाहता तो मैं आलू नहीं डालती। बयान हो गया इस तरह नहीं, सीरियसली मैं बाहर से बिरयानी नहीं खाती। वैसे मैंने कराची वाले जो दावा करते हैं ना कि उनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, सॉरी टू से, मैंने खा के देखी थी, बिल्कुल नहीं अच्छी। लाहौरी उससे कई ज्यादा अच्छी बिरयानी, मैं दावा कर रही हूँ भाई, लाहौरी उससे कई ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाना जानते हैं। चलिए जी, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और ये रिपोर्ट देखिए बिरयानी से मुतालिक, फिर बात करते हैं। बिरयानी कहाँ से आई और कैसे हमारे दस्तरखान की जीनत बनी? एक अमूमी ख्याल है कि बिरयानी बरे सगीर पाक व हिंद का पकवान है, ताहम ये ख्याल गलत है। लफ्ज बिरयानी फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पकाने से पहले तलना या फ्राई करना, जबकि ब्रंज फारसी में चावल को कहा जाता है। बिरयानी ने फारस से हिंदुस्तान का सफर कैसे किया, इस बारे में मुतज़ाद आरा में, ताहम ये बात तय है कि ये पकवान मगरबी एशिया की पैदावार है। बाज़ रवायात में है कि जब तुर्क मंगोल फातिह तैमूर 1398 में हिंदुस्तान आया तो इसके तोशादानों में बिरयानी भी मौजूद थी जो लश्कर के सिपाहियों की ग़ज़ा थी। इन सब में सबसे मशहूर रिवायत ये है कि ये पकवान शाहजहां की खूबसूरत और महबूब बीवी मुमताज महल के जहन रसा की तख्लीक थी। वही मुमताज महल जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताज महल जैसा
खूबसूरत तजुर्बा तख्लीक कर डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों से उनकी मनपसंद डिश के बारे में पूछा गया तो 1200 में से 47% अफराद ने बिरयानी को अपनी पसंदीदा डिश करार दिया। बिरयानी के बाद अवाम की मकबूल तरीन गज़ा की फहरिस्त में पुलाव का दूसरा नंबर था, जिसे 13% अफराद ने मुंतखब किया। कड़ाही और पाए को 10% के साथ तीसरे नंबर पर देखा गया। 5% मकबूलियत के साथ हलीम ने चौथी पोजीशन हासिल की। बिरयानी हैदराबाद के निजाम और लखनऊ के नवाबैन के यहाँ भी एक मकबूल पकवान था। इनके बावर्ची अपने मखसूस पकवानों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर थे। बिरयानी में मसालों का किरदार भी अहम तरीन है। एक बेहतरीन बिरयानी में 15 मसालों की आमेजिश की जाती है, ताहम कुछ अक़साम की बिरयानी में मसालों की तादाद या मिकदार कम भी कर दी जाती है। बिरयानी में अमूमन बासमती चावलों का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम हर इलाके में दस्तयाब और पैदा होने वाले चावलों की अक़साम अलग होती है और इस वजह से इन चावलों से बनने वाली बिरयानी भी मुख्तलिफ जायकों की हामिल शुरू कहाँ से हुई और कहाँ पे खत्म हो गई, ये तो कोई भी इसमें जीत नहीं सकता। मेरे ख्याल में बिरयानी होनी चाहिए और बहुत सारी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल जी। और बिरयानी की लज्जत, बिरयानी का जायका, वो अपनी पहचान खुद होता है, वो खुद बताता है कि मैं कहाँ की हूँ और कहाँ की बिरयानी सबसे अच्छी होती है। हम इस जंग में, इस बहस में नहीं पड़ते हैं। हम यहाँ पर आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।